तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 731 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां ज़ूफेन जो है उस पॉन्ड के अंदर गिर जाता है जिसके अंदर कुछ काला सा पानी होता है, कुछ काली सी मड होती है। तो वो ज़ूफेन को अंदर की तरफ खींच रही होती है। तो उसी के साथ सेक्टर लीडर उसे कहता है कि लड़के अब तुम जहां पर इसके अंदर गिर चुके हो तो तुम कभी इसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाओगे। हमने तुम्हें अपने जाल के अंदर फंसा लिया है। तुम जहां पर हमारे ट्रेजर लैंड के अंदर आकर इस खजाने को ढूंढने वाले थे ना, तुम्हें यही चाहिए था ना, लो तुम्हें मिल गया। अब तुम जहां पर इसके अंदर गिरी और तुम्हें खुद इसकी सच्चाई पता चल जाएगी। कोई जो भी इस मड के अंदर एंटर होता है फुल मून के बिना तो वो हमेशा के लिए इसके अंदर ट्रैप हो जाता है और कभी इसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाता। तुमसे पहले भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसके अंदर गिर चुके हैं और उसके बाद कोई भी जिंदा बाहर नहीं आ पाया। इसका मतलब यह है कि तुम भी यहीं पर इस जगह के ऊपर ही मरने वाले हो। चाहे तुमने यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग में कितना ही कुछ क्यों ना अचीव कर लिया हो, लेकिन इस जगह के ऊपर तुम्हारी जिंदगी जो है वो इस मड के ऊपर डिपेंड करती है। ये मड तुम्हें कभी भी यहाँ पर से बाहर नहीं निकलने देगी। तुम्हारा ज़ूफेन जो होता है वहां पर खुद भी महसूस कर रहा होता है कि ये काले रंग की मड जो है यानी काले रंग की मिट्टी जो है ये काफी ज्यादा अजीब है। ये यहाँ पर कुछ ऐसी मड है जो कि इसकी क्रॉसिव पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये मेरी बॉडी के अंदर घुसती जा रही है, यानी कि ये मेरे बॉडी के अंदर जाकर मेरी जो इंटरनल की है उसको कोरोस कर रही है, उसको खराब कर रही है। इसका मतलब यह है कि ये मड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर और पावरफुल कोरेसिव पावर के साथ और मुझे अपनी तरफ खींचती जा रही है, यानी कि मैं यहाँ पर अपनी इंटरनल पावर को यूज नहीं कर पाऊंगा। अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा मार्शल मास्टर जो यानी कोई भी कल्टिवेटर जो है जो कि इंटरनल पावर को यूज करता है वो इसके अंदर गिर जाएगा तो वो कभी भी यहाँ पर इसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि वो अपनी इंटरनल पावर को यूज नहीं कर सकता। तो सेक्टर मास्टर से कहते हैं कि बच्चे अब बस यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, चुपचाप मर जाओ, क्योंकि एंशिएंट समय से लेकर अभी तक कोई भी इसके अंदर गिरने के बाद बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि ये सर्वाइव करने के लायक ही नहीं है। इसके अंदर जब तक यहाँ पर फुल मून ना हो तब तक यहाँ पर ये मड ऐसी रहती है, ये ब्लैक कलर की रहती है और जब तक ये ब्लैक कलर की रहेगी तब तक तो तुम इसके अंदर से नहीं निकल पाओगे। जबकि मां ज़ूफेन जो होता है वहां पर हल्का सा मुस्कुरा रहा था, फिर साथ उसे कहता है कि तुमने कहा कि यहाँ पर एंशिएंट समय से बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसके अंदर आकर गिर चुके हैं, लेकिन ये तो एक्सपर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आखिर वो लोग किस काबिल हैं कि क्या वो इस ब्लैक मड के अंदर से बाहर निकल भी सकते हैं या नहीं। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे ये कह रहे हो कि मैं भी तुम्हारे उन पुराने एक्सपर्ट्स के जैसा हूं जो लोग इसके अंदर डूबकर मर गए, लेकिन लगता है कि तुम लोगों ने भी यहाँ पर मेरी पावर का लेवल नहीं देखा। और ज़ूफेन जो होता है यहाँ पर अपनी आई ऑफ द वॉइड की बात कर रहा होता है। तुम्हारा ज़ूफेन जो होता है वो सोच रहा होता है कि अपनी आई ऑफ द वॉइड को यूज करके मैं यहाँ पर से शिफ्ट टेक्निक को यूज करूंगा और सेक्टर लीडर के साथ अपनी बॉडी को स्वैप कर लूंगा, यानी सेक्टर लीडर को यहाँ पर ले आऊंगा, खुद वहां पर चला जाऊंगा और मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा क्योंकि डिवाइन ऑफ द वॉइड जो मेरे पास डिवाइन आई ऑफ द वॉइड जो स्पेशल आई है, ये टेक्निक जो है, ये जो स्पेशल पावर है, ये इस दुनिया की नहीं है बल्कि वो हीवन और अर्थ की एनर्जी को यूज करती है। इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज नहीं करने वाला बल्कि हीवन एंड अर्थ की डायरेक्ट एनर्जी को यूज करने वाला हूँ। अब बस मुझे यहाँ पर अपनी फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। तुम्हारा ज़ूफेन जो होता है डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की फर्स्ट आई को यूज करते हुए जैसे उसकी शिफ्ट एंड स्वैप टेक्निक को यूज करता है तो उसी के साथ ही वहां पर कुछ भी नहीं होता। और ज़ूफेन भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे पॉसिबल है। ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर मेरी हीवन एंड अर्थ की एनर्जी को भी ब्लॉक कर दिया गया है, मेरी हीवनली ड्रैगन सोल जो है उसको भी यहाँ पर सील कर दिया गया है। ये जो ब्लैक मड की एनर्जी है ये तो यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर तक पहुंच चुकी है जहां पर उसने मेरी एथीरियल सोल को भी पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है और उसको यहाँ पर पावर यूज करने से रोक रही है। ये तो बहुत ही बुरा है। अगर ऐसी बात है तो फिर तो मैं भी यहाँ पर इस मड के अंदर से नहीं निकल पाऊंगा। मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही क्या है ये इतनी अजीब सी मिट्टी आई कहां से है, ये स्वाम्प की ब्लैक मड कौन सी चीज की है, यानी कि मुझे लगता है कि ये इस दुनिया की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये हीवन एंड अर्थ की एनर्जी के साथ ही क्रिएट की गई है, इसी वजह से तो ये हीवन एंड अर्थ की आई ऑफ द वॉइड की पावर को भी यूज करने नहीं दे रही। तो मां ज़ूफेन जो होता है उसे यहाँ पर ड्रैगन की बात याद आती है कि ड्रैगन गार्ड ने उसे क्या कहा था। उसने कहा था कि यहाँ पर तुम्हें जब भी कोई ऐसी विंड होल मिलेंगे तो वो इस दुनिया के नहीं होंगे बल्कि वो दूसरी दुनिया के होंगे, वो मॉर्टल डोमेन के होंगे। मॉर्टल डोमेन की चीजें जो है वो इस दुनिया की चीजों से बहुत ज्यादा अलग है और उनकी पावर लेवल्स भी बहुत ज्यादा अलग होने वाली है। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है तो उसका मतलब यह है यानी कि जिस मिट्टी के अंदर मैं डूब रहा हूँ ये ब्लैक मड जो है ये सैक्रेड डोमेन से आई है और मुझे फिलहाल के लिए से निकलने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं पता। और मां ज़ूफेन जो होता है आहिस्ता आहिस्ता उस मड के अंदर डूबता जा रहा था और सेक्टर लीडर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो सेक्टर लीडर कहता है कि ज़ूफेन अब तुम्हें समझ आई कि अब तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर यहीं पर मरने वाले हो। अब तुम्हें समझ आ रही होगी कि तुमने यहाँ पर आने के बाद जो कुछ भी किया उसका तुम्हें पछतावा हो रहा होगा कि काश तुम यहाँ पर नहीं आए होते और तुमने यहाँ पर आकर ये सब कुछ नहीं किया होता, क्योंकि एंड के ऊपर तुम हो तो सिर्फ और सिर्फ एक मॉर्टल ही, चाहे तुम यहाँ पर कितने स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो, चाहे तुमने कितने एथीरियल स्टेज के मास्टर्स को क्यों ना मार लिया हो, लेकिन तुम एक इंसान और इंसान जो होते हैं वो कभी भी यहाँ पर इस तरह से इस मड के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। और देखते देखते मां ज़ूफेन जो होता है उस मड के अंदर डूब जाता है। सेक्टर लीडर कहता है कि वो लड़का जो है यहाँ पर डूब चुका है और देखते ही देखते यहाँ पर जो लड़के की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और कभी इस मड के अंदर से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और वो अपने साथियों से कहता है कि सभी एल्डर्स और सभी डिसाइपल्स जल्दी से बाहर आ जाओ, देखो तुम्हारे सेक्टर मास्टर ने क्या किया है। तुम्हारे सेक्टर मास्टर ने डबल ड्रैगन गैदरिंग के नंबर 1
डिसाइपल को उस मड के अंदर डबो दिया और उसे वहां पर मार दिया है। तो एल्डर्स भी उसकी तारीफें कर रहे होते हैं और कहता है कि सेक्टर लीडर आपने वहां पर बहुत ही कमाल कर दिया, आप तो बहुत ज्यादा महान हैं। जहां पर इतने एथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स कुछ नहीं कर पाए, आपने जहां पर उसे एक चालाकी के साथ उस मड के अंदर गिराकर हमेशा के लिए उसका किस्सा तमाम कर दिया है। जबकि हमने इस लड़के को मार दिया जो कि एक भिगोड़ा था और एक धोखेबाज था, और इससे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सेक्टर लीडर जी वूजा के पास से हम लोग और ज्यादा होली क्रिस्टल्स मांग सकते हैं, हम लोग उसके पास से और ज्यादा क्रिस्टल्स मांग सकते हैं, क्योंकि हमने उसके एक बहुत ही बड़े थ्रेट को खत्म किया है। उसने पहले भी इस लड़के के ऊपर इनाम लगा रखा था। हमारे वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स मरे हैं, तो हमें उसके पास से और ज्यादा होली स्टोन्स की डिमांड करनी चाहिए ताकि हम लोग अपनी कंपनसेशन ले सके। तो सेक्टर लीडर कहते हैं कि हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्टर के एल्डर के पास से और ज्यादा क्रिस्टल्स लेंगे, हम उसके पास से होली क्रिस्टल जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें बताना कि यहाँ पर जरूरी क्या है। तुम्हें पता है कि 3 दिन के बाद फुल मून की रात आने वाली है, और फुल मून की रात हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी होती है। फुल मून की रात के वक्त ये वाली मड जो है ये काले रंग की मड से क्लियर वाटर में चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर आसमान के ऊपर चांद पूरा निकलता है, उसी वक्त यहाँ पर ये फूल हट जाते हैं और उसके अंदर साफ पानी आ जाता है। और साफ पानी इतना ज्यादा खास होता है कि अगर हम लोग उसके अंदर बैठकर कल्टीवेट करेंगे तो एक दिन की कल्टीवेशन पूरे एक साल की कल्टीवेशन के बराबर होती है। तो 3 दिन के बाद हम लोग यहाँ पर पहले अपने आप को कल्टीवेट कराएंगे, अपनी बॉडी को क्लींस करेंगे, अपनी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, और उसके बाद हम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्टर के एल्डर के पास जाएंगे और जाकर उससे डिमांड करेंगे कि हमें यहाँ पर स्पिरिट स्टोन्स चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर ज़ूफैन को मार डाला है। तो क्या तुम सभी को समझ आ गई? 3 दिन के बाद हम लोग यहीं पर इस जगह के ऊपर मिलेंगे। तो एक एल्डर से कहता है लेकिन इन तीनों बच्चों का क्या करें जिनको यहाँ पर पिलर्स के साथ बांध रखा है। तो सेक्टर लीडर कहता है कि फिलहाल के लिए इन तीनों को जाकर बंदी बना लो, इनको तीनों को यहाँ पर मारने का फायदा नहीं है, बल्कि हमें यहाँ पर इनके पास इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्या है ये तीनों हैं कहां से, और क्या यहाँ पर किसी और को भी सीक्रेट पैसेज के बारे में पता है जहां पर से ये लोग आए हैं। तो उसके बाद यहाँ पर उन तीनों को भी ले जाया जाता है, जबकि सेक्टर लीडर जो होते हैं वहां पर ज़ूफैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बच्चे चाहे तुम यहाँ पर कितनी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हमेशा तुमसे कोई ना कोई पावरफुल तो जरूर होता है, और तुम्हें यहाँ पर हमारे सेक्टर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। तुमने यहाँ पर हमारे सेक्टर के अंदर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और इसी वजह से अब तुम यहाँ पर बीस टेमिंग सेक्टर के अंदर ही आकर मरे हो। और सेक्टर लीडर खुद भी वहां पर से चले जाते हैं। तो उन सभी के वहां पर चले जाने के बाद अब यहाँ पर ब्लैक मार्ड का सीन दिखाया जाता है कि उस ब्लैक मार्ड के अंदर से बुलबुले निकल रहे होते हैं। जैसे कि वहां पर ज़ूफैन अंदर स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहां ज़ूफैन वाकई में उस ब्लैक मार्ड के अंदर होता है। ब्लैक मार्ड जो होती है उसे पूरी तरह से उसने उसे बाइंड कर रखा होता है, लेकिन वहां ज़ूफैन अभी तक जिंदा होता है। और साथ ही वहां ज़ूफैन वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि वहां ज़ूफैन के पास एक और टेक्निक है जिसे ग्रेट ह्यूमनली डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक कहा जाता है। तो ह्यूमनली डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे वो किसी किस्म की एनर्जी को भी अपने लिए यूज करने लायक बना सकता है। तो ह्यूमनली डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को यूज करते हुए उस ब्लैक मार्ड को चेंज कर रहा था, क्योंकि वो बनी तो ह्यूमन एंड अर्थ के साथ है, और ह्यूमन एंड अर्थ की एनर्जी को वो ऑब्जर्व कर सकता है या फिर उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकता है। तो वो ब्लैक एनर्जी को मोल्ड करने के बाद अपने ड्रैगन की बॉडी के अंदर उससे ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो वहां पर ब्लैक ड्रैगन को रिलीज करता है, अपनी ह्यूमनली ड्रैगन सोल को, और उसके अंदर उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा था और कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे यहाँ पर इस ब्लैक मार्ड के अंदर भेज दिया। तुम लोगों ने यहाँ पर वाकई में एक बहुत अजीब सी ब्लैक मार्ड के अंदर मुझे डबोया है, ताकि तुम्हें लगा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन असल में यहाँ पर मैं मरने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं अपनी ग्रेट डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट की मदद से तुम लोगों से ज्यादा बेहतर होकर इस चीज से, इस जगह से बाहर निकलूंगा। तो ये मेरे लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 731 का एंड होगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि 3 दिन पूरे हो चुके हैं, और 3 दिन के बाद जब यहाँ पर फुल मून होने वाला है तो सेक्टर लीडर अपने साथियों को लेकर वहां पर पहुंच आता है और उनसे कहता है कि सभी सेक्टर लीडर्स और सभी ऑनरेबल वेनरेबल्स, आप सभी लोगों को वेलकम कहता हूं। फाइनली वक्त आ चुका है, आज रात की फुल मून के नीचे हम लोग इस क्लियर वाटर के अंदर नहाएंगे और साथ ही अपने आप को कल्टिवेट करेंगे, जिससे कल्टिवेशन लेवल्स पूरे 1 साल के हिसाब से बढ़ने वाली हैं। और साथ ही वो कहता है कि लेकिन उससे पहले हम लोग इन तीनों बच्चों को इंटेरोगेट करते हैं। इन तीनों बच्चों के बारे में जो इंटेरोगेशन की गई है उस सब के बारे में बताओ कि क्या रिजल्ट्स निकले हैं। तीनों बच्चों को वहां पर लाया जाता है और उसी के साथ सेक्टर लीडर कहता है कि आप जल्दी से अपने बारे में बताओ कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग कहां से यहां पर एंटर हुए हो। बीस्ट टेमिंग सेक्टर के अंदर तुम लोग ज़ूफैन के साथ कैसे आए थे। तो वो तीनों आगे से खामोश होते हैं। तो सेक्टर मास्टर कहता है कि तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे तुमसे पूछ रहा था। वैसे हम लोगों ने यहाँ पर तुम्हारे बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाई और हमें जितना पता चला है, हारी चाई एल्डर ने तुम्हारे बारे में जो इन्वेस्टिगेशन किया उसके मुताबिक तुम लोग सीक्रेट पैसेज से आए हो। वो सीक्रेट पैसेज जो कि हम लोगों ने खुद यहाँ
यहाँ पर खोदकर एक टनल के जरिए से क्वान रॉन्ग के अंदर निकाली थी। क्वान रॉन्ग के नीचे से यहाँ पर जो टनल जाती है, ये लोग उस रास्ते से अंदर आए। तो एल्डरशिप बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और कहते हैं क्या कमीने क्वान रॉन्ग के लोगों को इस बारे में पता चल गया है? अगर क्वान रॉन्ग के कमीने लोगों को इस बारे में पता चल गया है सीक्रेट टनल के बारे में, तो फिर तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा बड़ी बात है। अगर यहाँ पर एम्परर को भी इस बारे में पता चल गया तो फिर तो यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि हम लोग सालों से यहाँ पर उसकी लैंड को यूज कर रहे हैं। तो सेक्टर मास्टर से कहता है कि उस बेवकूफ एम्परर को आज नहीं बल्कि कई साल पहले से इस बारे में पता है। उसे पता है कि एक सीक्रेट टनल जहाँ पर उसके अपने ही महल के अंदर से उसका रास्ता नीचे की तरफ जाता है, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी यहाँ पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो यहाँ पर इस बारे में किसी को बताएगा तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ी इंसल्टिंग बात होने वाली है। उसे पता है कि हम लोग उन्हें सीक्रेट टनल किस मकसद से बनाई थी और जहाँ पर हम लोग उसके क्वान रॉन्ग के अंदर जाकर क्या करते हैं। अगर ये सब कुछ डबल ड्रैगन मैनर के लोगों तक पहुंच गया तो कि एक प्रोटेक्टर बीस यहाँ पर पिछले कई सालों से, यानी कि अपनी स्टेट जिसकी प्रोटेक्शन हमने करनी थी, हम लोग इस क्वान रॉन्ग के गार्डियन सेक्टर हैं, लेकिन अगर यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के मास्टर को इस बारे में पता चल गया कि हम लोग पिछले कई सालों से यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो एल्डर से कहते तो फिर हमें यहाँ पर ये सीक्रेट को छुपाना होगा, जिस तरह हम लोग पिछले कई सालों से सीक्रेट को छुपाते आ रहे हैं। उस टनल के बारे में जिसको पता चलता है हम उसको मार डाल दें। तीनों बच्चों के साथ साथ क्वान रॉन्ग के अंदर जितने लोगों को इस बारे में पता चल गया उन सभी को मरना होगा। फिर चाहे यहाँ पर एम्परर हो या फिर एम्परर के साथ साथ कुछ और लोग, जितने भी सोल्जर्स या फिर जिन लोगों ने भी यहाँ पर सीक्रेट टनल को ओपन होते हुए देखा होगा, उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर मारना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ ही हमारा सिक्स प्रिंस लाकर उनसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम सभी लोग कमीने और घटिया लोग हो, तुम लोग डरपोक लोग हो जो कि अपने किए तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते। तुम लोग इतने घटिया हो कि तुम लोग यहाँ पर अपने मकसद के लिए हमारे क्वान रॉन्ग को पिछले कई सालों से यूज कर रहे हो और तुम लोग अपने आप को राइटियस सेक्टर कहते हो। हालांकि बीस्ट टेमिंग सेक्टर वाकई में एक राइटियस सेक्टर है, नाम का ही राइटियस सेक्टर है। तो वो उनसे कहता है कि एंशिएंट समय से तुम लोग यहाँ पर राइटियस सेक्टर्स के नाम से अपने आप को आगे बढ़ाते हो और तुम लोग अपने आप को ऑनरेबल सेक्टर कहते हो, लेकिन असल में तुम लोग घटिया लोग हो जो कि यहाँ पर क्वान रॉन्ग के साथ पिछले कई सालों से ये सब कुछ कर रहे हो। तुम सभी लोगों को एक बहुत ही दर्दनाक मौत मिलने वाली है। बीस्ट टेमिंग सेक्टर बहुत ही जल्दी दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा, तुम्हारे सेक्टर को तो खत्म हो ही जाना चाहिए। जबकि एल्डर आगे बढ़ते हैं और उसे जाकर किक मारते हुए कहता है कि लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे जैसा एक नोबॉडी जिसके पास मार्शल प्रोवेस भी नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है, वो बीस्ट टेमिंग सेक्टर के बारे में इस तरह से बात कर सके। जबकि लियानियर कहती है क्या है यहाँ पर चल क्या रहा है, क्वान रॉन्ग के साथ तुम लोगों का क्या लेना देना है, और सीक्रेट टनल के साथ तुम लोग क्या करते हो, वहां पर से जाकर तुम लोग क्वान रॉन्ग में क्या करते हो और पिछले कई सालों से कौन सा राज छुपा हुआ है। उसका भाई उसे कहता है कि लियानियर शांत रहो, तुम यहाँ पर बात मत करो। जबकि सेक्टर लीडर से कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक सीक्रेट के बारे में पता नहीं चला, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर तुम्हें सीक्रेट के बारे में बताया नहीं जाएगा। तुम्हें यहाँ पर सीक्रेट टनल के बारे में पता है, इतना ही काफी है तुम्हारी जान लेने के लिए। जबकि लियानियर उसे कहता है कि नहीं प्लीज हमें जाने दे, हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि मेरे फादर को भी इस बारे में नहीं पता, हमारे फादर या फिर किसी को भी इस बारे में नहीं पता, हमें बस यहाँ पर से जाने दे। जबकि वो सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम में से किसी को यहाँ से जाने नहीं देंगे। जबकि सिक्स प्रिंस से कहता है कि मिस लियानियर ये कमीने लोग जो हैं इन सभी के दिल पत्थर के हो चुके हैं, इनमें से कोई भी यहाँ पर तुम्हें सच नहीं बताएगा और ना ही तुम्हें यहाँ पर से जाने देगा, क्योंकि आज से पहले भी जिसको भी यहाँ पर उस टनल के बारे में पता चलता है उसको मार दिया जाता है। ये लोग नहीं चाहते कि किसी को भी यहाँ पर उस टनल के सीक्रेट के बारे में पता चले और क्वान रॉन्ग के सीक्रेट के बारे में पता चले। इसी वजह से मुझे लगता है कि हम सभी लोग यहीं पर मरने वाले हैं। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि हाँ, इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी उस टनल के अंदर घुसकर, अब यहाँ पर तुम सभी लोग मरोगे और साथ में वो सभी लोग भी जिन लोगों को इस बारे में जरा सा भी पता होगा। उस टनल के सीक्रेट के बारे में हम लोग किसी को पता चलने नहीं दे सकते। तो लियानियर कहती है कि इस बात का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। तो हमारा सिक्स प्रिंस से कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि बटलर ज़ूफैन अगर यहाँ पर मारे गए तो फिर हम सभी लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि मैं तो यहाँ पर यह सोच रहा था कि बटलर ज़ूफैन अपनी पावर्स के साथ बीस्ट टेमिंग सेक्टर को कंप्लीटली नाइलेट कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर गलत था और मैं भी यहाँ पर अब मरने वाला हूँ। बटलर ज़ूफैन भी मर चुके हैं। फिर साथ ही वहां पर रात हो जाती है, आसमान के ऊपर चांद निकल आता है और वहां पर जो मड होती है वो पानी में चेंज हो जाती है, क्लियर वाटर वहां पर निकल आता है और फूल भी साइड पर हट जाते हैं। तो सेक्टर मास्टर से कहता है कि देखो क्रेसेंट मून लेक जो है ओपन हो चुकी है, पानी क्लियर हो चुका है, अब हम लोग यहाँ पर इसके अंदर जाकर नहा सकते हैं और अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो क्या सभी एल्डर्स यहाँ पर तैयार हैं? यहाँ पर एक दिन की कल्टीवेशन एक साल की कल्टीवेशन के बराबर होने वाली है। एक बार हम लोग यहाँ पर बैठकर नहा लें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हर बार महीने में एक बार ही मिलती है और हम लोग इसी वजह से तो यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्गर है। तो दूसरा एल्डर से कहता है कि सेक्टर लीडर ये तो वाकई में बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि एक इंसान की जिंदगी में उसकी शादी और स्वागरात से ज्यादा ये वाली अपॉर्चुनिटी टेक करना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे यहाँ पर हमें पूरे एक साल की कल्टीवेशन मिलती है। तो इसी के साथ ही सेक्टर लीडर उनसे कहता है, सेक्टर लीडर नहीं एक एल्डर उनसे कहता है सेक्टर लीडर इन तीनों बच्चों का क्या करना है। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि तीनों बच्चों में से दो को
तो मार डालते हैं, लेकिन ये एक लड़की जो है इसका कुछ करते हैं। मैं पिछले कई सालों से सोच रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर उस केव के अंदर जाकर डुअल कल्टीवेट करते हैं, जिससे हमारी कल्टीवेशन बढ़ती है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर किसी कुंवारी लड़की को लेकर इस पानी के अंदर जाए और जहाँ पर इसके अंदर डुअल कल्टीवेट करें तो फिर हमारी कल्टीवेशन कितनी ज्यादा बढ़ेगी, जरा सोच कर देखो। तो इसी के साथ एक एल्डर जो होता है वो कहता है, एल्डर सेक्टर लीडर आपने बहुत ही अच्छा आइडिया सोचा है, मुझे लगता है कि ये आइडिया वाकई में बड़े कमाल का है। आपको सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए, आप इस लड़की को लेकर जाएं और जाकर डुअल कल्टीवेट करें। पानी के अंदर डुअल कल्टीवेट करने से वाकई में आपकी कल्टीवेशन तेजी के साथ बढ़ने वाली है। किसी के साथ उसका ब्रदर चिल्लाकर कहता है कि तुम इस तरह के घटिया काम कैसे कर सकते हो, क्या तुम वाकई में ये करने वाले हो? और ऊपर से तुम्हारा सेक्टर लीडर, क्या तुम्हें यहाँ पर इस बात की बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर एक लड़की को किडनैप करने वाले जो कि तुमसे उम्र में तुमसे बहुत ज्यादा छोटी और तुम्हारी बेटी की उम्र की है, तुम उसे किडनैप करके उसका रेप करना चाहते हो? क्या तुम एक घटिया इंसान हो चुके हो? क्या तुम्हारे अंदर राइटियसनेस नहीं बची? तो सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कि यहाँ पर राइटियसनेस से काम नहीं चलता, राइटियसनेस के साथ हम लोग क्या ही उखाड़ लेते हैं, जबकि ज़ूफैन जैसे डिमोनिक कल्टीवेटर्स आते हैं और आकर हम सभी को आसानी से मार सकते हैं। हम यहाँ पर कल्टीवेट करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हैं और बीस्ट टेमिंग सेक्टर को हम लोग आगे लेवल्स पर लेकर जाना चाहते हैं और उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। इस सेक्टर के अंदर जो कुछ भी मैं फैसला करता हूं वही हमेशा से अटल होता है। जैसे कि यहाँ पर उस टनल के बारे में हमने जो छुपा रखा है वो छुपा रखा है, किसी को इस बारे में नहीं पता, जिसको पता चलता है उसको मार डालते हैं। और वैसे भी तो तुम सभी लोगों को यहाँ पर मरना ही है, तो मरने से पहले अगर ये लड़की हमारी कल्टीवेशन को बूस्ट करने में मेरे साथ डुअल कल्टीवेट कर भी लेती है तो इस बात से क्या ही फर्क हो जाएगा। मरने से पहले इसको भी थोड़ी बहुत एंजॉयमेंट मिल जाएगी। और साथ ही वो उसके कपड़े फाड़ देता है। जब वो उसके कपड़े फाड़ता है तो सेक्टर लीडर देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो वाकई में एक मास्टरपीस है, मैंने तो पहले कभी इस तरह की खूबसूरत लड़की नहीं देखी। जबकि उसका भाई चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, कमीने कहीं के मेरी बहन के ऊपर से अपने गंदे हाथ दूर रखो। जबकि माँ इलियानिया जो होती है वो भी वहां पर चिल्लाना शुरू कर देती है और चिल्लाते चिल्लाते कह रही होती है कि ज़ूफैन प्लीज मुझे आकर बचा लो। सेक्टर लीडर उसे कहता है कि एक मरे हुए इंसान को बुलाने का क्या फायदा, वो तो 3 दिन पहले उस मड के अंदर डूब गया था और अब जबकि यहाँ पर वाटर क्लियर हो चुका है तो उसका मतलब है कि उसकी डेड बॉडी भी गायब हो चुकी होगी। वो मड के साथ ही कहीं पर गायब हो गया और अब यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आ सकेगा। लेकिन इसी के साथ ही पानी के अंदर दिखाता है कि पानी का कलर फिर से ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो उनमें से एक लड़का पीछे देखता है और सेक्टर लीडर से कहता है कि सेक्टर लीडर एक बहुत बड़ी गड़बड़ है, पानी का रंग तो फिर से यहाँ पर काला होना शुरू हो गया है। तो सेक्टर लीडर कहते हैं ये क्या बकवास कर रहे हो। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 732 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि सेक्टर लीडर जो होते हैं पीछे की तरफ घूमते हैं और पूल के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, फुल मून हमारे सर के ऊपर है और इसके बावजूद यहाँ पर क्लियर वाटर फिर से यहाँ पर बड़ी ब्लैक वाटर में चेंज हो गया है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। क्या इस साल कुछ अलग हो रहा है, यानी इस महीने कुछ अलग हो रहा है। आसमान के ऊपर चांद की रोशनी तो सफिशिएंट है, यानी कि आसमान के ऊपर फुल मून तो पूरी तरह से चमक रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है। तो इसी के साथ ही वहां पर देखते देखते उनके आसपास जो पौंड का जो काला पानी होता है ऊपर की तरफ उछलना शुरू हो जाता है और ऊपर उछलने के बाद वो पूरी तरह से एक गोल डोम बना देता है, यानी कि बीस्ट टेमिंग सेक्टर के जितने भी लोग वहां पर मौजूद होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो वो सभी लोग इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्या ये किसी की डोमेन सोल है? क्योंकि डोमेन सोल जो होती है वो इस तरह की होती है कि आपके पूरे एरिया को, आसपास के एरिया को कवर कर सकती है और आप उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो वो सभी लोग कहते हैं लेकिन एक डोमेन सोल यहाँ पर कैसे हो सकती है, हम लोग बीस्ट टेमिंग सेक्टर के अंदर है, हम सभी लोग यहाँ पर सोल्स को कम्प्रीहेंड करते हैं, लेकिन कोई यहाँ पर आकर हमारे खिलाफ अपनी सोल डोमेन को कैसे यूज कर सकता है। सेक्टर लीडर वहां पर सोच रहा होता है कि हाँ ये वाकई में सच है कि यहाँ पर सोल डोमेन है और कोई हमें यहाँ पर सभी को एक साथ मारना चाहता है, लेकिन बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोगों को इस तरह से डिस्ट्रॉय करना इतना भी आसान नहीं है। और साथ ही वो चिल्लाकर कहते हैं, कौन हो तुम जिसने यहाँ पर अपनी डोमेन सोल को रिलीज किया है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम इस वक्त बीस्ट टेमिंग सेक्टर में, तुम्हारी हिम्मत कैसी है आपको सब कुछ करने की। अगर तुमने अभी यहाँ पर अपनी सोल डोमेन को वापस ले लिया तो मैं इसको एक मजाक समझकर तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने अपनी सोल डोमेन को वापस नहीं लिया तो फिर मैं यहाँ पर अपनी फुल फोर्स के साथ तुम्हारे पर अटैक करूंगा और तुम्हारी सोल डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जबकि सोल डोमेन के अंदर से आवाज आती है, कोई उससे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरी सोल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तुम तो कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहे हो। तो इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं ये आवाज तो ज़ूफैन की है। तुम्हारे ज़ूफैन के साथ ही उसकी आवाज पहचान लेते हैं और सेक्टर मास्टर भी चिल्लाकर उसे कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ज़ूफैन कैसे हो सकता है, ज़ूफैन तुम ये नहीं हो सकते, तुम तो स्वाम्प के अंदर 3 दिन पहले गिरे थे और तुम तो मर चुके हो। ज़ूफैन के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि उसके पास रेयर हीवनली ड्रैगन सोल है। हीवनली ड्रैगन सोल उसके पास
पास जब पहले से मौजूद है तो फिर उसके पास एक दूसरी सोल कैसे हो सकती है, क्योंकि दो सोल्स तो किसी के पास भी नहीं हो सकती। तो मास ज़ूफेन जो होता है हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मेरे पास दो सोल्स नहीं हो सकती? मेरी सेकंड सोल के बनने के पीछे तुम लोगों का बहुत ही बड़ा हाथ है। अगर तुम लोग मुझे इस ब्लैक मड वाटर के अंदर नहीं फेंकते तो मैं कभी भी यहाँ पर अपनी सेकंड सोल नहीं बना सकता था। तुम लोगों की वजह से मैंने यहाँ पर अपनी सेकंड सोल को बना लिया, जिसे मैंने डिवॉरिंग डोमेन का नाम दिया है। तो ये बात सुनने के बाद सेक्टर मास्टर कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी यहाँ पर इस दुनिया में दो सोल्स नहीं रख सकता। मैंने आज तक किसी कल्टीवेटर के बारे में नहीं सुना कि उसके पास यहाँ पर दो सोल्स हो। तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं पिछले कई सौ सालों से जिंदा हूं, लेकिन मैंने कभी किसी के बारे में ऐसा क्यों नहीं सुना कि उसके पास सेकंड सोल है। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है क्या तुमने कभी डैन शैंकी का नाम सुना है? डैन शैंकी जो कि डबल ड्रैगन मैनर का कभी डिसाइपल हुआ करता था, उसके पास डबल सोल्स हैं। क्या तुमने कभी उसके बारे में नहीं सुना? अगर तुमने नहीं सुना तो फिर ये तुम्हारी गलती है कि तुमने उसके बारे में क्यों नहीं सुना। मैंने उससे बात की थी और उसने मुझे डबल सोल बनाने के बारे में तरीका बताया था और मैंने यहाँ पर अपनी डबल सोल बना ली है। तो ये बात सुनने के बाद सेक्टर मास्टर कहता है कि तुम यहाँ पर डैंकिंग शन की बात कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम वाकई में ज़ूफेन हो। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि हाँ मैं वाकई में ज़ूफेन ही हूँ और अब यहाँ पर तुम सभी लोग मरने वाले हो। जबकि सेक्टर मास्टर हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि ज़ूफेन नहीं, हम लोग यहाँ पर मरने वाले नहीं हैं, बल्कि तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो। तुमने अपनी सेकंड सोल को यहाँ पर रिलीज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हारी पहली सोल हिवनली ड्रैगन सोल है। हिवनली ड्रैगन सोल के सामने हमारे सारे के सारे बीस्ट जो थे वो बेकार हो गए थे, वो उसके सामने डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन जब तुमने यहाँ पर अपने डोमेन सोल को रिलीज कर दिया है तो अब तुम यहाँ पर बड़ी आसानी से मारे जाओगे, क्योंकि डोमेन सोल्स इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती और हमारे बीस्ट जो हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर अपने बीस्ट के साथ तुम्हारे पर अटैक करेंगे तो फिर हम लोग बड़ी आसानी के साथ तुम्हारी सोल को शैटर कर दे। और अगर तुम्हारी जो सोल डोमेन शैटर हो जाती है तो फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास एक और सोल है या नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर इस सोल के हाथ से यानी तुम हमारे हाथों से मारे जाओगे। और इसी के साथ ही वो अपने बीस्ट को रिलीज करते हैं ताकि वो जाकर उसकी सोल डोमेन के ऊपर अटैक कर सके। तो सेक्टर मास्टर जो होते हैं उसे कहते हैं कि ज़ूफेन अब यहाँ पर वक्त नहीं रहा, तुम यहाँ पर अपनी सोल डोमेन को वापस भी नहीं ले पाओगे, यानी कि अब तुम यहाँ पर हमारे हाथ से मरने वाले। और सभी बीस्ट जो होते हैं वहां पर उनके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैसे वो ज़ूफेन की सोल डोमेन के करीब पहुंचते हैं वहां ज़ूफेन कहता है कि यहीं पर रुक जाओ और सभी के सभी बीस्ट वहीं पर रुक जाते हैं। और सेक्टर मास्टर कहते हैं कि ये क्या हो गया, सभी बीस्ट यहाँ पर रुक क्यों गए हैं? और वो पीछे की तरफ घूमकर अपने साथियों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बेवकूफो तुम लोग जो कर क्या रहे हो, जल्दी से अपने बीस्ट को आगे भेजो ताकि वो जाकर ज़ूफेन की सोल डोमेन के ऊपर अटैक कर सके और उसे वीक कर सके। हमारे पास यहाँ पर यही एक मौका है ज़ूफेन को हमेशा के लिए मारने का। लेकिन वो सभी लोग कहते हैं कि सेक्टर मास्टर हम लोग मूव नहीं कर पा रहे, हम लोग अपनी एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे, हमारी एनर्जी जहां पर थी वहीं पर लॉक हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद सेक्टर मास्टर और भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं एक कल्टीवेटर को अपने बेस को कंट्रोल करने के लिए उसकी जान की एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी और जान की एनर्जी को वो कंट्रोल करता है, तभी वो किसी बेस को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर इन लोगों की एनर्जी यहाँ पर लॉक हो चुकी है तो इसका मतलब यह है कि ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी इंसानों की तरह है। सोल डोमेन के अंदर ऐसे ही है जैसे कि एक काम इंसान ट्रैप हो चुका है और उसे यहाँ पर मारना चुटकी बजाने के बराबर है। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि अब तुम्हें समझ आई और साथ ही उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब मैंने डैंकिंग शन से बात की थी उस वक्त उसने मुझे कहा था कि जब भी हम लोग सेकंड सोल बनाना चाहते हैं तो सेकंड सोल बनाने के लिए शर्त ये होती है कि तुम्हारी सेकंड सोल पहले वाली सोल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। जरा खुद अपना दिमाग यूज करके मुझे बताओ कि मेरे पास जो पहली हिवनली ड्रैगन सोल थी क्या वो कमजोर सोल थी? और अगर मेरी सेकंड सोल उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए तो फिर बताओ कि ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। तो इसी के साथ सेक्टर मास्टर जो होते हैं वो खामोश हो जाते हैं और बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि ज़ूफेन की सेकंड सोल जो पहली सोल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो मां ज़ूफेन उनसे कहता है कि तुम लोगों ने मुझे इस मड वाटर के अंदर फेंक दिया था, जब तुमने मुझे मड वाटर के अंदर फेंका तो मैंने इस स्वाम की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और अपनी हिवनली डीमन ट्रांसमिशन आर्ट को यूज करते हुए यहाँ पर उस सारी की सारी एनर्जी को सोख लिया, जिसकी वजह से अब मेरी डिवॉरिंग डोमेन के अंदर उसकी पावर्स आ गई हैं। तो यही समझो कि तुम लोग यहाँ पर इस पॉन्ड के अंदर गिर चुके हो जिसके अंदर ब्लैक मड थी और तुमने खुद ही कहा था कि इस ब्लैक मड के अंदर गिरने के बाद कोई भी जिंदा बाहर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यह है कि तुम भी यहाँ पर इसके अंदर गिरकर मरने वाले हो। अब यहाँ पर फाइट बैक करने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप यहाँ पर मर जाओ क्योंकि तुम्हारी किस्मत में शुरुआत से यही लिखा हुआ था। जब तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे साथ फाइट करना शुरू किया था उसी वक्त तुम लोग ये समझो कि मर चुके थे। सेक्टर मास्टर से कहता है कि ज़ूफेन रुको जरा, हमसे बात करो, हम लोग बातचीत करके इस मसले को हल कर लेते हैं, प्लीज यहाँ पर हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे साथ कोई भी निगोशिएट करने को तैयार है। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि अब निगोशिएट
नेगोशिएट करने का फायदा ही क्या है, जबकि मैं जो चीज लेना चाहूँ मैं बड़ी आसानी से ले सकता हूँ। और साथ ही सेक्टर मास्टर की बॉडी भी वहां पर उस ब्लैक मार्ट के अंदर कवर हो जाती है और देखते देखते वहां पर जितने बीच टाइमिंग सेक्टर के एल्डर्स होते हैं वो सारे के सारे ब्लैक मार्ट के अंदर कवर हो जाते हैं और सभी के सभी वहां पर मर जाते हैं। उन सभी के मरने के बाद ये लोग जो होते हैं, जिसके साथी जो होते हैं, वो लोग हैरान हो रहे होते हैं कि ज़ूफेन ने तो वाकई में जहां पर सभी को मार दिया है। तो वहीं पर क्लियर वाटर के अंदर से मां ज़ूफेन बाहर निकलता है। ज़ूफेन के कपड़े जो है फट चुके हैं और साथ में यहाँ पर एक नई बात कि ज़ूफेन के बाल काले हो चुके हैं, यानी कि मां ज़ूफेन जिसके बाल पिछले कई अरसे से हम लोग व्हाइट देखते आ रहे हैं अब दोबारा से यहाँ पर काले हो चुके हैं। और इसी के साथ ही वो लोग ज़ूफेन को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। स्पेशली मां लियानियर जो होती है वो भागती हुई जाती है, जाकर ज़ूफेन के साथ चिपक जाती है और कहती है कि ज़ूफेन ज़ूफेन मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम जिंदा हो। तुमने तो यहाँ पर मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि तुम यहाँ पर मर गए, हमें छोड़कर चले गए। तो मां ज़ूफेन उसे कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी हो रही है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले यहाँ पर देख लेना चाहिए कि अगले ने यहाँ पर कपड़े भी पहने या नहीं, मुझे यहाँ पर कपड़े तो पहन लेने दो। तो जैसे लियानियर नीचे की तरफ देखते हैं तो वो शर्मिंदा होकर पीछे हट जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने कहा था कि पानी के अंदर से नंगे बाहर निकलो। तो ज़ूफेन कहता है कि पानी के अंदर जो चीज थी वो ब्लैक मड थी, उसने मेरे सारे के सारे कपड़े पिघला दिए और मैं यहाँ पर पानी के अंदर नए कपड़े चेंज तो नहीं कर सकता था, वो गीले हो जाते हैं। तो इसी के साथ ही मां ज़ूफेन पीछे घूम जाता है कपड़े पहनने के लिए। तो लियानियर कहती है कि तुमने कपड़े चेंज कर लिए। तो मां ज़ूफेन कहता है नहीं मैंने अभी चेंज नहीं किया, लेकिन जरा अपनी तरफ भी देख लो, तुम्हारे कपड़े भी सामने से सारे फटे हुए हैं। तो वो भी शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि ये क्या हो गया और साथ ही एक जोरदार चीख मारती है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 733 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा ज़ूफेन अब आगे क्या करेगा, क्योंकि उसने यहाँ पर जो अचीव करना था वो तो अचीव कर लिया है। तो बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 734 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि मां ज़ूफेन जो होता है वो कपड़े पहन लेता है और ये कपड़े शायद आप में से किसी को याद हों कि जब हमने सीरीज को स्टार्ट किया था उस वक्त मां ज़ूफेन ऐसे ही कपड़े पहनता था। तो ज़ूफेन के बाल उस वक्त भी काले थे और अब यहाँ पर उसके बाल भी काले और कपड़े भी सेम है। तो मां ज़ूफेन जो होता है यहाँ पर कपड़े पहनता है तो वो काफी हैंडसम लग रहा था, सभी लोग उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। स्पेशली सिक्स प्रिंस वो उसे कहता है कि देखो तो जरा तुमने यहाँ पर एक ही आंख चबकने में पूरे के पूरे सेक्टर के जितने एलीट वॉरियर्स सभी को मार डाला, तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तो ज़ूफेन उसे कहता है कि तुम यही तो चाहते थे, तुम्हारा जो काम था वो मैंने पूरा कर दिया है। तो सिक्स प्रिंस उसे कहता है कि बटलर ज़ूफेन आप तो वाकई में बहुत ज्यादा शार्प निकले, आपको कैसे पता चला कि मैं आपसे ये करवाना चाहता हूं। मैं चाहता था कि आप बीच टाइमिंग सेक्टर को कंप्लीटली वाइप आउट कर दे और आपने यहाँ पर मेरे दिल की पढ़ ली, यानी कि आपको पता चल गया कि मैं यही चाहता हूं। तो ज़ूफेन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं किया, मैं वैसे भी यहाँ पर इन सभी लोगों को मारने वाला था। वो लोग जो मेरे रास्ते में आएंगे वो सभी के सभी मारे जाएंगे जैसे कि ये लोग थे। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि बटलर ज़ूफेन अब बताओ कि आगे क्या होने वाला है और तुम्हारे बालों का क्या हुआ, तुम्हारे बाल यहाँ पर काले कैसे हो गए हैं। तो ज़ूफेन जो था वहां पर सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम मेरे बाल तब काले हुए थे जब यहाँ पर निंगियर की वजह से, जब मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था, उस वक्त बहुत ज्यादा दुख की वजह से मेरे बालों का कलर सफेद हो गया था। और अब यहाँ पर देखो मुझे लगता है कि ये सेकंड सोल बनाने की वजह से अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डोमेन सोल बन चुकी है और डोमेन सोल जो है वो भी ब्लैक एनर्जी को डिवावर करती है, तो उसकी वजह से मेरे बालों का कलर फिर से यहाँ पर ब्लैक हो गया है, क्योंकि वो ब्लैक होल की तरह है, हर एक चीज को डिवावर कर जाती है। फिर साथ ही ज़ूफेन आगे बढ़ता है और कहता है कि फिलहाल के लिए जरूरी यह है जो मैं जिस मिशन के ऊपर मैं निकला हूं, मुझे यहाँ पर इस तरह की जितनी भी सीक्रेट जगह हैं उन सभी को सील करना होगा और उनके ऊपर एक खास किस्म की फॉर्मेशन बिछानी है जिससे हम लोग एक बड़ी सी किलिंग फॉर्मेशन बना सकें। और साथ ही ज़ूफेन कहता है कि मुझे यहाँ पर अपने सारे के सारे रिश्ते नाते छोड़ने होंगे, अगर मैं अपनी बीवी को छोड़ सकता हूं तो ये सभी के सभी लोग जो कि मेरे करीबी हैं उन सभी लोगों से दूर जाना होगा ताकि मेरी कोई कमजोरी ना हो। तो ज़ूफेन जो था पॉन्ड के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ड्रैगन ने मुझे जो मैप दिया था वो मैप वाकई में सच्चा निकला, उस मैप ने कम से कम थोड़ा बहुत तो काम किया है, यहाँ पर पहुंचने में मेरी मदद तो हो ही गई है। और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर ये जो रास्ता है, यानी ये जो पॉन्ड है, जो पानी का पॉन्ड है, ये वाकई में सैक्रेड डोमेन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो सीक्रेट विंड टनल थी वो दूसरी दुनिया के साथ एक ब्लैक होल के रास्ते से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से वहां की एनर्जी इस जगह के ऊपर आ रही है। तो ज़ूफेन जैसे वहां पर अपने पास स्पिरिट स्टोन्स निकाल कर फॉर्मेशन बिछाने लगता है, लियानियर कहती है कि वहां पर पानी के अंदर क्या है, वहां पर तो बहुत ही बड़े बड़े बीस्ट हैं। तो पानी के अंदर वहां पर बीस्ट के इमेजेस दिखाई देते हैं, वो पानी के बीस्ट होते हैं और वाकई में साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। ली हुआ कहता है कि ये क्या, ये तो यहाँ पर वाकई में बहुत ही बड़े बड़े बीस्ट है, अगर ये पानी के अंदर से बाहर निकल आए तो फिर तो हम सभी लोगों को मार डालेंगे। जबकि ज़ूफेन जो होता है वो कहता है कि ये नीदर सी के क्रीचर्स हैं। सैक्रेड डोमेन के अंदर एक बहुत ही बड़ा सी है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा समुद्र है जो सैक्रेड डोमेन का, वहां पर एक ऐसा एरिया है जिसे हम लोग नेदर सी कहते हैं, वहां पर बहुत ही पावरफुल 12th लेवल के बीस्ट बसते हैं, इतने पावरफुल बीस्ट कि यहाँ तक कि सैक्रेड डोमेन के मॉर्टल एम्परर्स हैं वो भी उस जगह के ऊपर जाने से
करते हैं, क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा बीस्ट हैं कि कोई भी बीस्ट कहीं से भी निकलकर उसके ऊपर अटैक कर सकता है। और वहां पर बीस्ट का पूरा एक झुंड होता है, वो सारे के सारे 12 लेवल है या फिर उससे भी ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन असल में जहां पर जो हमें बीस्ट दिखाई दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आफ्टर इमेजेस हैं, ये रियल के बीस्ट नहीं है। असल में ये जगह सैक्रेड डोमेन के नेदर सी के साथ कनेक्टेड है। मैं भी खुद इस बात से काफी ज्यादा हैरान हूं कि आज ये जगह नेदर सी के साथ कैसे कनेक्टेड है। नेदर सी के ऊपर हर वक्त एक फोग यानी कि एक ब्लैक कलर का ओरा रहता है जो कि फोग की तरह काम करता है और उस पूरे नेदर सी को कंप्लीटली कंट्रोल किए रखता है, उसको कवर किए रखता है। इसी वजह से मुझे अब समझ आ रही है कि जहां पर जो स्वाम्प क्रिएट होता था वो ब्लैक कलर की मड कहां से आती थी। ब्लैक कलर की मड के अंदर जाती है, यहां पर आपकी सारी की सारी एनर्जी जो है वो ब्लैक कलर की मड सोखना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से मैं भी यहां पर इस ब्लैक कलर की मड के अंदर बेबस हो गया था। और ऊपर से ये सारे के सारे बीस्ट वाकई में उस दुनिया में रियल होंगे, लेकिन ये सारे के सारे बीस्ट जो है इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आफ्टर इमेजेस हैं, जो कि मून की रिफ्लेक्शन की वजह से उस दुनिया से इस दुनिया में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये बीस्ट मुझे यहां पर देख नहीं सकते और ना ही मुझे यहां पर महसूस कर सकते हैं। तो ज़ूफेन अपने पास स्पिरिट स्टोन्स निकालता अपने पानी के अंदर फेंक देता, फिर साथ ही वहां पर अपने मंत्र बोलना स्टार्ट करता ताकि फॉर्मेशन को बिछा सके, और साथ ही वो उस एरिया को सील कर देता है। जब उस एरिया को सील कर देता है तो पानी के अंदर से फूल फिर से निकल आते हैं और अब हमारा ज़ूफेन जो होता है जंप करते हुए उसके अंदर उतर जाता है। जबकि हमारा सिक्स प्रिंस से कहता है कि बटलर ज़ूफेन वो पॉन्ड कहां पर चला गया, तो हमारा ज़ूफेन कहता है कि मैंने उसको सील कर दिया, अब दोबारा कोई भी उसे ओपन नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर कोई भी स्वाम्प ओपन नहीं होगा, ना ही यहाँ पर मून लाइट के नीचे यहाँ पर कोई पॉन्ड निकलेगा, क्लियर वाटर का पॉन्ड भी नहीं निकलने वाला। मैंने इस एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया है। तो सिक्स प्रिंस से कहता है क्या तुम्हारा मकसद यही था? तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि हाँ, यहाँ पर मेरा मकसद यही था, मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया है, अब मैं यहाँ पर से जाने वाला हूँ। तो ज़ूफेन इसी के साथ अपनी तलवार निकालता और कहता है लेकिन जाने से पहले क्योंकि तुमने मेरी रास्ते में काफी ज्यादा मदद की है तो फिर मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, एक आखिरी मदद तुम्हारी करके जाऊंगा। मैं यहाँ पर से तुम्हारी मदद किए बगैर कैसे जा सकता हूँ? तो ज़ूफेन अपनी तलवार को फेंकता और तलवार उड़ती हुई वहां पर बीस्ट टेमिंग सेक्टर के मेन हाउसेज की तरफ जाती है, जहां पर उनकी बाकी के सभी डिसाइपल्स वगैरह के हब होते हैं। तो वो उस तरफ जाती है और वहां पर जाकर अटैक शुरू कर देती है। वहां पर से चिल्लाने की आवाज आती है और साथ ही आग लग जाती है। तो ये सभी लोग कहते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है, तुमने अपनी तलवार को कहां पर फेंका है? तुम्हारा ज़ूफेन कहता है बीस्ट टेमिंग सेक्टर के जितने भी एलीट वॉरियर्स थे वो सारे के सारे तो मर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर उनके पास जो पीछे बचे कुछ डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे डिसाइपल्स भी यहाँ पर क्वान रॉन्ग के डिसाइपल्स से ज्यादा पावरफुल है, उनकी आर्मी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। अगर उन सभी को जिंदा छोड़ दिया तो क्वान रॉन्ग को वो लोग नहीं छोड़ेंगे, वो क्वान रॉन्ग के ऊपर जाकर अटैक करेंगे, सभी लोगों को मार डालेंगे। और मैं सिक्स प्रिंस के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, जाने से पहले पूरे के पूरे बीस्ट टेमिंग सेक्टर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तो सिक्स प्रिंस उसके सामने घुटने टेक देता और कहता है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे इस एहसान का बदला नहीं चुका पाऊंगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए सब कुछ करने के लिए। दूसरी तरफ दिखाते हैं जहां पर से ये लोग एंटर हुए थे, वहीं पर हमारे एम्परर जो होते हैं वो टोबा टाइशन से कहते हैं कि तुमने अपनी सभी आर्मी को यहां से भेज दिया है? तो वो कहता है जी मैंने अपनी सभी आर्मी को यहां पर से भेज दिया है, लेकिन आप मुझे बताएं तो सही है यहाँ पर मसला क्या है, आप यहाँ पर मुझे क्या बताना चाहते हैं? आखिर इस जगह के ऊपर एक सीक्रेट टनल क्यों है और सीक्रेट टनल कहां पर जाती है? तो एम्परर से कहते हैं कि ये हमारे साथ जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी की बात है जो मैं तुम्हें फाइनली बताने वाला हूं। तुम इस कंट्री के कमांडर हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें भी इस बारे में नहीं पता कि ये सीक्रेट टनल जहां पर क्यों है और सीक्रेट टनल के रास्ते से कौन आता है कौन जाता है, जहां पर क्या किया जाता है। तो फाइनली मैं तुम्हें यहाँ पर बताने को तैयार हूं, क्योंकि हमारे बच्चे तो दूसरी तरफ मर चुके होंगे और साथ ही यहाँ पर से इस टनल के अंदर से अब जो भी निकलेगा वो हमें भी मार डालेगा। लेकिन इसी के साथ ही टनल के अंदर से बच्चे बाहर निकल आते हैं। तो हमारा सिक्स प्रिंस चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहा होता है कि फादर फादर हम लोग वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 734 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर आगे क्या होने वाला है और साथ ही यहाँ पर वो सीक्रेट क्या है जिसकी वजह से एम्परर अपने आप को यहाँ पर कह रहे होते हैं कि ये हमारी शर्मिंदगी की वजह है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सिक्स प्रिंस और उसके साथ बाकी बच्चे वहां पर से निकल आते हैं। जैसे वो बाहर आते हैं तो एम्परर उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहता है कि ये क्या हुआ, क्या तुम लोग अंदर गए और वहां से बाहर निकल कर आ गए, क्या तुम्हें किसी ने देखा नहीं? तो सिक्स प्रिंस कहता है जैसे हम लोग एंटर हुए थे वहीं पर सबसे पहले एक बीस्ट टेमिंग सेक्टर के एल्डर ने हमें देख लिया जो कि वहां पर ट्रेनिंग कर रहा था और उसके बाद हम लोगों को वहां पर उन्होंने पकड़ लिया। तो सिक्स एम्परर से कहते हैं तो फिर तुम लोग वापस कैसे आए अगर उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया था? तो हमारा सिक्स प्रिंस से कहता है कि बटलर ज़ूफेन की स्ट्रेंथ के सामने उन लोगों की क्या ही मिजाल थी। बटलर ज़ूफेन ने बीस्ट टेमिंग सेक्टर के अंदर जाने के बाद जितने भी कमीने थे सभी लोगों को मार डाला है। तो ये बात सुनने के बाद एम्परर कहते हैं क्या मतलब है, जरा मुझे डिटेल में बताओ। टोबा टाइशन भी कहता है हाँ मुझे भी बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो सिक्स प्रिंस कहता है कि मैं यहाँ पर आपको ऑफिशियल रिपोर्ट देने वाला हूँ। बटलर ज़ूफेन ने वहां पर जाने के बाद बीस्ट टेमिंग सेक्टर के सेक्टर लीडर के साथ साथ उनके जितने भी थीरियल स्टेज के एल्डर्स थे और साथ में उनके बाकी के लोग, उन सभी लोगों को मार डाला है, पूरे सेक्टर को खत्म कर दिया है। एम्परर कहता है क्या वाकई में ये बात सच है? और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि एक अकेला इंसान जहां पर इतने सारे
इंपीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को कैसे खत्म कर सकता है। तो लियानियर उनसे कहते हैं कि बटलर ज़ूफेन इतने अच्छे हैं कि वहां पर से आने से पहले इसने बीस्ट टाइमिंग सेक्टर के बचे कुछ डिसाइपल्स को भी मार डाला ताकि कोई भी आगे आकर हमसे बदला ना ले सके। अब यहाँ पर बीस्ट टाइमिंग सेक्टर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, उनका एक डिसाइपल भी जिंदा नहीं बचा। तो एम्परर की बात सुनने के बाद सिक्स प्रिंस से कहता है कि बच्चे जल्दी से यहाँ पर आओ। तो सिक्स प्रिंस कहता है फादर क्या हो गया। तो फादर के पास जब वो पहुंचता है तो फादर उसका सर पकड़ते हैं और दोनों वहां पर ग्राउंड के ऊपर अपना सर टेक देते हैं और उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपने क्वान रॉन्ग एम्पायर की तरफ से, मैं एम्परर और मेरा बेटा सिक्स प्रिंस, हम दोनों ही तुम्हारे सामने यहाँ पर अपना सर झुकाते हैं और तुम्हें ग्रीट करते हैं और तुम्हें थैंक यू बोलते हैं। तुमने यहाँ पर हमारे सर के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा बोझ हटा दिया है बीस्ट टाइमिंग सेक्टर को खत्म करके। रॉबर्ट टाइसन उसे कहता है कि एम्परर जी आप क्या कर रहे हैं, आप इस क्वान रॉन्ग के एम्परर हैं, आप यहाँ पर किसी लड़के के सामने सर कैसे झुका सकते हैं। जबकि वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर चुप ही रहो, तुम ग्रैंड मार्शल और तुम्हें यहाँ पर इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि हम लोग यहाँ पर कितनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकले हैं। लगता है कि फाइनली वक्त आ चुका है तुम सभी लोगों को ये बात बताने का कि आए सीक्रेट टनल यहाँ पर क्यों थे और हमारे साथ क्या होता रहा है। पिछले कई सौ सालों से यहाँ पर ये बीस्ट टाइमिंग सेक्टर के कमीने लोग हमारे साथ क्या करते रहे हैं और क्वान रॉन्ग की रॉयल फैमिली होने के नाते और क्वान रॉन्ग की रॉयल फैमिली होने के बावजूद हम लोग यहाँ पर इनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते थे। आखिर उसकी वजह क्या थी। तो एम्परर कहते हैं कि मेरे सिक्स प्रिंस को तो इस बारे में सब कुछ पहले से पता है क्योंकि उसकी माँ भी इस सब का शिकार हुई थी, इसी वजह से उसे सब के बारे में पहले से पता है। तो सिक्स प्रिंस कहता है कि हाँ मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ, मेरी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकता, मेरी माँ के मरने की वजह भी तो यही थी। और इसी के साथ ही माँ सिक्स प्रिंस कहता है कि बटलर ज़ूफेन मैं सारी जिंदगी आपके इस एहसान को नहीं भूलने वाला, आपकी वजह से यहाँ पर मैं बदला ले पाया हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर इन लोगों से नफरत करता रहा जिन लोगों की वजह से मेरी माँ मरी है और उनकी वजह से मेरी माँ मरी थी और मैं बदला लेना चाहता था और आपने आकर मेरा बदला लेने में मेरी मदद की है। तो ये बात सुनने के बाद रॉबर्ट टाइसन कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर तुम्हारी माँ यहाँ पर मरी है तो उसका मतलब यह है कि एक रॉयल एम्प्रेस यानी कि एक क्वीन मरी है, तो क्वीन कैसे मरी। तो बटलर ज़ूफेन कहता है कि मैं यहाँ पर सीक्रेट टनल के अंदर से ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हुआ और मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ आ चुकी है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था, क्योंकि वहां पर हमने कैल्डर को कल्टीवेट करते हुए देखा था और उससे हमें अंदाजा हो गया है। लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर नहीं बताना चाहते तो नहीं बताओ क्योंकि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। सिक्स प्रिंस जो होता है उन्हें कहता है कि बटलर ज़ूफेन वहां पर आपने अंदर जिस एल्डर को देखा था और वो प्रैक्टिस कर रहा था, वो लड़की जिसके साथ वो प्रैक्टिस कर रहा था वो लड़की एम्परर की कंकूबाइन है, यानी कि एम्परर के हैरम के अंदर से वो एक लड़की थी। एम्परर यहाँ पर अपने हैरम के नाम पर लड़कियों को अपनी कंकूबाइंस बनाता है और उसके बाद वो कमीने बीस्ट टाइमिंग सेक्टर के लोग इस टनल को यूज करते हुए अंदर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर सभी लोगों को पता है कि बीस्ट टाइमिंग सेक्टर और बाकी के जितने भी गार्डियन सेक्टर्स हैं उनका काम होता है जहां पर अपने स्पोर्टिस सेक्टर्स जिनके जो भी उनके सेक्टर्स नीचे उनके गार्ड करने वाले होते हैं उनके मसलों में वो टांग नहीं अड़ाते और ना ही उनकी इंपीरियल फैमिली के साथ उनका कोई लेना देना होता है। उन्हें बस यहाँ पर हर साल उनकी जो पेमेंट दी जाती है, उनको यहाँ पर रिसोर्सेज दिए जाते हैं ताकि वो अपने सेक्टर्स को स्ट्रॉन्गर बना सके और बदले में वो यहाँ पर अपनी जितनी भी उनकी स्टेट्स होती है उन सभी को प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन बीस्ट टाइमिंग सेक्टर के कमीने लोगों ने कुछ 100 साल पहले यहाँ पर एक घटिया काम करना शुरू किया। उन लोगों ने यहाँ पर एक टनल खोदी थी। एक टनल खोदने के बाद, हालांकि वो एक राइटियस सेक्टर है, लेकिन उनके एल्डर्स यहाँ पर आते और यहाँ पर आने के बाद हमारे एम्परर की जितनी भी कंकूबाइंस होते हैं उन सभी को उठाकर ले जाते और उनके साथ डुअल कल्टीवेट करते और उनके साथ ये सब कुछ करके उनका मन नहीं भरा, जहां तक कि उन कमीने लोगों ने हमारी इंपीरियल फैमिली के साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचा। यहां तक कि अगर यहां पर सिर्फ इतना ही रहता तब भी यहां पर हम लोग बर्दाश्त कर लेते, लेकिन वो लोग यहां पर रॉयल फैमिली को डिफाइल करने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि बीस्ट टाइमिंग सेक्टर के प्लान बहुत ज्यादा घटिया थे। उन लोगों का प्लान इतना बड़ा था कि वो क्वान रॉन्ग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंपीरियल फैमिली में इंपीरियल के यानी कि एम्परर के हैरम के अंदर से लड़कियां वो लेकर जा रहे थे, हालांकि वो राइटियस एल्डर्स हैं। एक गार्डिंग सेक्टर ऐसा कैसे कर सकता है? गार्डिंग सेक्टर अपने ही एम्परर के एम्पायर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हमारा सिक्स प्रिंस उन लोगों से कहता है कि जैसे कि मैंने तुम लोगों से कहा कि वो यहाँ पर क्वान रॉन्ग के ऊपर पूरा कब्जा करना चाहते थे, इस बात का मतलब यह है कि उन लोगों ने हमारी इंपीरियल फैमिली की ब्लड लाइन को खराब करने की कोशिश की है। यानी कि एम्परर की कंकूबाइंस को उन्हें प्रेग्नेंट करके वापस एम्परर के पास छोड़ दिया और उनके अंदर से जो बच्चे पैदा हो रहे थे उनमें से आधे बच्चे यानी कि जो प्रिंस, जैसे कि तुम्हें यहाँ पर क्राउन प्रिंस दिखाई दे रहा था, क्राउन प्रिंस के अलावा काफी सारे ऐसे प्रिंस थे जो कि उनकी औलाद थे, यानी कि वो उनके एल्डर्स के बच्चे थे, हमारे एम्परर के नहीं, हमारी एम्परर की ब्लड लाइन में से नहीं थे। तो टाइसन को ये बात सुनने के बाद और भी बड़ा झटका लगता है और वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो कमीने घटिया लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो हमारे एम्परर की ब्लड लाइन को कैसे चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। एम्परर की वाइफ्स के साथ ये सब कुछ करके वो बच्चे पैदा करके नया एम्परर उसे बनाना चाहते थे। तो एम्परर से कहता है कि हाँ, क्राउन प्रिंस उसकी एक जीती जाती मिसाल थी। क्राउन प्रिंस जिसे मैं यहाँ पर एम्परर नहीं बनाना चाहता था, क्राउन प्रिंस, उसे क्राउन प्रिंस का टाइटल भी उन्हीं लोगों की मर्जी से दिया गया था क्योंकि उन लोगों ने हमें धमकी दी थी कि अगर क्राउन प्रिंस को क्राउन प्रिंस
प्रिंस नहीं बनाया गया तो वो लोग यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से हमें और भी ज्यादा शर्मिंदगी होने वाली है। और मैं एक एम्परर होने के बावजूद यहाँ पर उनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता था। ये तो अच्छा हुआ कि क्राउन प्रिंस यहाँ पर मारा गया, ज़ू फैन ने उसे मार डाला। अब यहाँ पर सिर्फ 6 प्रिंस ही बचा है जो कि मेरी अपनी औलाद है, जो मेरी ब्लड लाइन में से है। लेकिन इसकी माँ के साथ भी उन लोगों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी माँ एक बहुत ही अच्छी औरत थी। उसने यहाँ पर अपने साथ जबरदस्ती होने की बजाय खुद अपनी जान ले ली। रॉबर्ट टाइसन उसे कहता है कि एम्परर होने के नाते आपने यहाँ पर बताया क्यों नहीं, आप यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग मैनर के लोगों को बता सकते थे। तो एम्परर से कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही नाइव हो, तुम यहाँ पर राइटियसनेस की एक मूर्ति हो। तुम्हें क्या लगता है कि डबल ड्रैगन मैनर को इस बारे में बताया जाता तो फिर क्या होता। तुम्हारा ज़ू फैन उसे कहता है कि हाँ वाकई में तुम्हें लगता है कि डबल ड्रैगन मैनर यहाँ पर कुछ कर सकता था। अगर डबल ड्रैगन मैनर को पता चलता वो कुछ सालों के लिए यहाँ पर इनके ऊपर बैन लगा देते। बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोग भी कुछ सालों के लिए इस काम को भूल जाते और वो यहाँ पर कुछ अपने गुस्से को भी शांत कर लेते। लेकिन कुछ सालों के बाद जब ये मामला ठंडा हो जाता उसके बाद क्या होता, उसके बाद डबल ड्रैगन मैनर के लोग तो अपने घर में हैं, वो तो अपने घर में रहते, लेकिन बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोग यहाँ पर आते और आकर क्वान रॉन्ग को पूरी तरह से तबाह कर देते। क्योंकि यहाँ पर अगर एक एस्टेट तबाह होती है तो उससे डबल ड्रैगन गैदरिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बीस्ट टेमिंग सेक्टर तबाह होता है तो फिर यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो उनके लिए एक बाजू की तरह है और एक फाइटिंग पावर है जिसको यहाँ पर वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो यहाँ पर पूरी तरह से तबाह हो जाए। और इसके लिए यहाँ पर मेरे जैसे कमीने कल्टिवेटर्स की जरूरत पड़ती है जो कि यहाँ पर राइटियसनेस और डिमोनिक पाथ के बीच में काम करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बीस्ट टेमिंग सेक्टर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और क्वान रॉन्ग की एक बहुत ही बड़ी मुश्किल को हल कर दिया है। तुम्हारा ज़ू फैन जो होता है वो 6 प्रिंस से कहता है कि 6 प्रिंस मुझे एक बात की समझ नहीं आई, क्या तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया था? क्या तुम जानबूझकर मुझे पहले क्राउन प्रिंस के पास लेकर गए थे ताकि मैं वहां पर जाने के बाद क्राउन प्रिंस के साथ पंगा लूं और उसके बाद बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोग जानबूझकर यहाँ पर हमारे तक पहुंचे और तुम मुझे बीस्ट टेमिंग सेक्टर तक लेकर गए ताकि मैं उन्हें जाकर मार डालूं? तुमने अपना काम मुझसे निकलवाया है। तो 6 प्रिंस से कहता है कि बटलर ज़ू फैन प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। मुझे पता है कि आप जो लोग आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं आप उनसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर शुरुआत में सोचा था कि मैं आपको यूज करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि आप यहाँ पर यूज होने वाले नहीं और आपको शुरुआत से सब कुछ पता था, लेकिन इसके बावजूद आप मेरे साथ चलते गए जहां भी मैं आपको लेता गया। तुम्हारा ज़ू फैन उसे कहता हाँ ये बात वाकई में सच है कि मुझे शुरुआत से पता था कि अगर यहाँ पर ऐसी कोई जगह होगी तो बीस्ट टेमिंग सेक्टर में होगी, लेकिन मैं तुम्हारी बातें मानता गया और तुम्हारे साथ साथ चलता गया। पहले मैं यहाँ पर क्राउन प्रिंस के पास गया, फिर इंपीरियल फैमिली में यार तुम जानबूझकर मुझे इस पत्थर के पास लेकर आए, इस टनल के पास लेकर आए, जबकि डायरेक्टली तुम मुझे बीस्ट टेमिंग सेक्टर में भी लेकर जा सकते थे। तुम्हारा ज़ू फैन उसे कहता है कि मैं तो शुरुआत से यहाँ पर तुम्हें टेस्ट कर रहा था और रास्ते में मैंने यहाँ पर तुम्हारे इमोशंस को भी देखा। मैं देख रहा था कि क्या तुम यहाँ पर वाकई में मेरे लिए एक होशियार चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि तुम एक अच्छे इंसान हो। यही वजह थी कि वहां पर एंड के ऊपर मैंने बीस्ट टेमिंग सेक्टर के सभी डिसाइपल्स को भी मार डाला तुम्हारी मदद करने के लिए। तो ये बात सुनने के बाद हमारा 6 प्रिंस जो होता है वो काफी खुश होता है, जहां पर हमारी एपिसोड 735 का एंड हो जाता है। तो बुक ऑफ एस्पर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ ज़ू फैन ने अपना काम पूरा कर दिया और वहाँ ज़ू फैन वहां पर से जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ज़ू फैन कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जबकि एम्परर से कहता है कि जरा रुको तो सही, क्या तुम वाकई में बस यहाँ पर से इसी तरह से जाना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा बीस्ट टेमिंग सेक्टर को तबाह करने के बाद वेस्टर्न लैंड में से आगे गुजर कर जाना? तुम जहाँ पर भी जाना चाहते हो। तुम्हारा ज़ू फैन कहता है कि वेस्टर्न लैंड में रुकने कौन वाला है, और वैसे मैं तो पहले मर चुका हूँ, एक मरे हुए इंसान को कौन यहाँ पर रोकने वाला है। बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर वेस्टर्न लैंड से निकलकर चला जाऊंगा, बस अपने प्यारों को मिलकर यहां से चला जाऊंगा। तो लियानियर उसे कहती है कि तुम कहां पर जाने वाले हो? तुमने कहा कि तुम वेस्टर्न लैंड्स को भी छोड़कर जाने वाले हो। तो ज़ू फैन कहता है कि जहां पर मेरा दिल चाहेगा वहां पर चला जाऊंगा, और साथ ही मां ज़ू फैन वहां पर से चल पड़ता है। जबकि मां 6 प्रिंस से कहता है कि बटलर ज़ू फैन मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूं, क्या आप मेरा नाम नहीं जानना चाहेंगे? मेरा नाम ज़ूएर है। जैसे वो इतना नाम कहता है तुम्हारा ज़ू फैन उसे कहता है कि तुम्हारा नाम काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि ये मेरी फैमिली नाम के जैसा है, क्योंकि मेरा नाम ज़ू फैन और तुम्हारा नाम ज़ूएर है तो मुझे ये याद रहेगा। जबकि इसी के साथ ही हमारा जो 6 प्रिंस होता है वो चिल्लाकर उसे कहता है कि ये मेरा पूरा नाम नहीं है, मेरा पूरा नाम हुलार शालिटियास टाइसी ज़ूयार है, तो क्या आपको ये नाम याद रहेगा? तुम्हारा ज़ू फैन कहता है अपनी बकवास बंद करो, इतना बड़ा नाम किसको याद रहता है, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और हमारा ज़ू फैन वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद एम्परर जो होता है इसी के साथ रॉबर्ट टाइसन से कहते हैं कि आज अभी इसी वक्त से मैं तुम्हें दोबारा से रीइंस्टेट करता हूं, तुम्हारी पोजीशन तुम्हें दोबारा दी जाती है, आज के बाद से तुम ग्रैंड कमांडर हो, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जितने बीस्ट
स्कीमिंग सेक्टर के बचे कुछ कीड़े मकोड़े हैं, उनके रिलेटेड भी जितने लोग हैं, चाहे उनकी फैमिली या फिर दूर दराज की उनकी फैमिली या फिर उनकी औरतें जो कि जहां पर आकर बच्चे पैदा कर चुकी हैं, हमारे क्वाड्रॉन्ग के अंदर उन सभी लोगों को ढूंढो, एक एक करके उन सभी को ढूंढ कर मार डालो। मैं चाहता हूं कि उनमें से कोई एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जहां तक मेरी सारी की सारी कंकुबाइन जो कि उनके साथ सो चुकी हैं, जितनी एम्प्रेस हैं, उन सभी लोगों को भी मार डालो। मैं किसी को भी जिंदा नहीं देखना चाहता। यहां तक कि वो प्रिंस भी जो कि उनसे पैदा हुए हैं, उन सभी को भी मार डालो। तो टोबा टाइशेंग उसे कहता है कि योर मैजेस्टी, क्या वाकई में ये सब कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि आपने जितने लोगों को मारने का कहा है, मुझे तो लगता है कि क्वाड्रॉन्ग की आधी नेशन यहां पर मारी जाएगी। तो एम्परर से कहता है कि जैसा मैंने कहा है कि वैसा ही करो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। क्योंकि अभी भी यहाँ पर उनके काफी सारे लोग हैं जिस वक्त टियानजू के साथ बॉर्डर के ऊपर वार में हैं, यानी कि इस वक्त जंग में उन लोगों ने अपने काफी सोल्जर्स को भेजा हुआ है। अगर वो लोग भी जिंदा बचकर वापस आते हैं तो वो लोग भी आकर हमसे बदला ले सकते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आर्मी को रेडी करो और उन सभी लोगों को भी वहीं पर जाकर मार डालो, कोई एक भी नहीं बचना चाहिए। अब मैं जब फाइनली यहाँ पर सबसे आजाद हो चुका हूँ, बीस स्कीमिंग सेक्टर के एलीट्स मर चुके हैं, तो अब यहाँ पर हमेशा के लिए उन लोगों से उन लोगों को खत्म करने का वक्त आ चुका है। हमेशा के लिए उन लोगों से छुटकारा पाने का वक्त आ चुका है। तुझे देखने के बाद टोबा टाइशेंग का बेटा जो था वो सोच रहा होता है कि देखो तो जरा यहाँ पर इंसान कितने ज्यादा इंडिफरेंट हो सकते हैं। कुछ अर्सा पहले तक यहाँ पर हमारे एम्परर जो थे, यानी क्वाड्रॉन्ग के एम्परर जो थे, वो बीस स्कीमिंग सेक्टर के सामने घुटने टेके हुए थे, उनके सामने भीगी बिल्ली बने हुए थे। जब ज़ू फेन यहाँ पर आया तो उन्होंने उसके सामने घुटने टेक दिए और उसके सामने भीख मांग रहे थे कि वो उसे नहीं मारे। और अब जबकि यहाँ पर उनके मसले हल हो चुके हैं तो वो यहाँ पर फिर से शेर बन गए हैं और एक शेर बनकर ऐसे ऑर्डर्स दे रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रूल हैं। इतने सारे लोगों को मरवाने के ऑर्डर्स दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा है, हम उसे किस नजरिए से देखना चाहते हैं। क्योंकि एक इंसान अपने आप को डिमोनिक कह सकता है, लेकिन चाहे वो कितना ही बड़ा डिमोनिक इंसान क्यों ना हो, लेकिन लोगों की राय उसके बारे में क्या है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर एक विलन भी है तभी अगर लोग उसे हीरो मानते हैं तो फिर चाहे वो विलन वाली काम ही क्यों ना करे, लेकिन लोगों की राय उसके बारे में हीरो की रहने वाली है। तो ज़ू फेन भी यही सारी बातें सोचते वहां पर से बड़ी तेजी के साथ आगे निकल जाता और कहता है कि मुझे लगता है कि 10 एम्परर्स एंड 10 सोवरियंस जो हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। वो लोग भी नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई हो जो कि उनके ऊपर राज कर सके, बस वही यहाँ पर सभी के ऊपर राज करते रहे। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन 3 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 3 महीने के बाद टियानजू एम्पायर के बाहर दिखाते हैं जहाँ पर बीस स्कीमिंग सेक्टर के लोगों ने अपने कैंप्स लगा रखे होते हैं और वहां पर एल्डर्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम लोग पिछले 6 महीने से टियानजू के साथ यहाँ पर फाइट में हैं। पिछले 6 महीने से हम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्टर के कहने के ऊपर इन लोगों से फाइट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। हमारे काफी सारे एक्सपर्ट्स मारे जा चुके हैं। जब से यहाँ पर इन लोगों ने टियानजू के लोगों ने अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट किया, तब से वो लोग अपने एथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को फाइट में भेज देते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान होता है। शुरुआत में जब हमने फाइट को स्टार्ट किया था पिछली बार आज से 8 साल पहले जब हमने फाइट स्टार्ट की, तो उस वक्त यहाँ पर टियानजू के पास एक भी एथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट नहीं था। लेकिन अब देखो अब वो फाइट में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लू क्लैन की तरफ से एथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स आ जाते हैं और हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो एथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं उनको फाइट में भेजना पड़ता है और हमें इससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी सेक्टर के लोगों को यहाँ पर हमें मदद भेजनी चाहिए। अगर एथेरियल स्टेज के और ज्यादा एक्सपर्ट्स यहाँ पर नहीं पहुंचते तो फिर हो सकता है कि हम लोग इस फाइट को हार जाएं। तो बस एक छोटी सी नेशन की वॉर थी, इसे यहाँ पर हम लोग वॉर भी नहीं कह सकते बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसे एक लड़ाई कह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये लड़ाई इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है जिसकी वजह से हमारे काफी सारे रिसोर्सेज और हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। जबकि उनका मेन एल्डर उन लोगों से कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि ये एक बड़ी फाइट नहीं है, ये एक बड़ी जंग की तरह है। क्या तुमने देखा नहीं टियानजू कितनी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है? जिस तरह से टियानजू एम्पायर के लोग अपने पास एथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को भेजते हैं, मुझे तो लगता है कि तीनों गार्डियन सेक्टर से उनकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और मुझे लगता है कि यहाँ पर 9 सेक्टर्स की बजाय अब यहाँ पर 10वां सेक्टर भी बनने वाला है। टियानजू अपने आप को 10वां सेक्टर बना लेगा। अब किसी के साथ ही वहां पर एक बंदा अंदर आता और कहता है कि सर इंपीरियल कैपिटल की तरफ से एक जेट स्लिप आई है, तो क्या आप यहाँ पर इस जेट स्लिप को देखना चाहेंगे? तो वो कहता है जल्दी से लाओ, जल्दी से लाओ, मुझे लगता है कि रीइंफोर्समेंट्स आने वाली है, मैं मैसेज देखना चाहता हूँ क्या है एम्परर ने हमें क्या लिखा है या फिर यहाँ पर हमारे सेक्टर लीडर ने हमारे नाम क्या लिखा है। तो इसी के साथ ही वो लीडर जो होता है वहां पर उस जेट स्लिप को अपने हाथ में पढ़ता है और उसे देखने के बाद जब उसे पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो उसके साथ ही उसे कहता है कि क्या हो गया, तुम यहाँ पर इतने ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो? क्या हमारे सेक्टर लीडर ने रीइंफोर्समेंट्स भेजने का फैसला कर लिया है? क्या वो यहाँ पर और 100-200 एथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को भेजने वाले हैं? तो इसी के साथ उनका लीडर उनसे कहता है कि नहीं नहीं, ये मैसेज जो है ये सेक्टर लीडर की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है। इस मैसेज के अंदर सेक्टर लीडर के बारे में लिखा गया और ये इंपीरियल कैपिटल की तरफ से एम्परर ने भेजा है। क्वाड्रॉन्ग के एम्परर ने इसके अंदर लिखा है कि उनके ऊपर अटैक हुआ था, एक बहुत ही पावरफुल फोर्स ने इंपीरियल कैपिटल के अंदर आकर हल्ला बोल दिया। सबसे पहले उसने क्राउन प्रिंस को मार दिया, उसके बाद उसने इंपीरियल कैपिटल के अंदर आकर बहुत सारे गार्ड्स को मार दिया। फिर वो यहाँ पर सीक्रेट टनल के रास्ते से अंदर गया और जाकर बीस स्कीमिंग सेक्टर के जितने भी एल्डर्स है सभी लोगों को मार दिया। इस वक्त बीस स्कीमिंग सेक्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अब हमारे पास वापस जाने के लिए घर नहीं बचा। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे
हो सकता है, कोई इतना स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता है जो कि हमारे बीच टाइमिंग सेक्टर के अंदर घुसकर सेक्टर लीडर के वहां पर होते हुए बाकी के सभी एथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को भी मार डाले। आखिर ये काम कौन कर सकता है? तो उनका लीडर उनसे कहता है कि इसके अलावा कौन कर सकता है, ये सारे का सारा काम डीमन स्कीमिंग सेक्टर के कमीने लोग ही कर सकते हैं। क्या तुम लोगों ने इस बात को नोटिस नहीं किया? उन लोगों ने हमेशा यहाँ पर 1000 स्पिरिट स्टोन्स देने का फैसला किया था, लेकिन यहाँ पर ये वार काफी ज्यादा लंबी खींच चुकी है, हमारे बहुत सारे लोग मर चुके हैं और मुझे लगता है कि उन लोगों ने 1000 स्पिरिट स्टोन्स वापस छीनने के लिए सब कुछ किया होगा। बीच टाइमिंग सेक्टर में गए होंगे और वहां पर जाकर हमारे सभी के सभी लोगों को मार दिया होगा और वहां पर से अपने स्टोन्स भी चोरी कर लिए होंगे। हम लोग इसको और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुझे बात सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि चलो आओ जाकर 20 डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी लोगों को मार डालते हैं, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? तो उनका लीडर उनसे कहता है अगर तुम लोग मरना चाहते हो तो फिर जाओ जाकर उनके ऊपर अटैक करो। तो लीडर उनसे कहता है कि बेवकूफों वाली बातें मत करो, हम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और कोई भी रीइंफोर्समेंट्स नहीं आने वाली। मैं कहता हूं कि हमेशा यहाँ पर से डबल ड्रैगन मैनर में चलना चाहिए और जाकर उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए। अब सिर्फ और सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं और सभी लोग वहां पर से डीमन स्कीमिंग सेक्टर की तरफ चल पड़ते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे जुनहाई को मैसेज मिलता है, उससे कहा जाता है कि मार्शल क्वान रॉन्ग की आर्मी जो है यहाँ पर से पीछे की तरफ चली गई है, यानी कि उन्होंने वापस का रुख ले लिया है। तो हमारा जुनहाई कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो पीछे क्यों हट गए हैं? तो एडवाइजर भी उसके पास ही होते हैं, तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पिछले 6 महीने से तो वो लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे और अभी काली तो लोगों ने यहाँ पर फुल स्ट्राइक की थी। वो तो शुक्र है कि हमारे पास यहाँ पर स्पिरिट स्टोन्स के साथ बनी हुई एक स्पिरिट रे फॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए, वरना उन लोगों ने तो हमारे पर धावा बोल दिया था। फिर अचानक से वो पीछे क्यों हट गए हैं? तो जुनहाई उसे कहता है हो सकता है कि उनके यहाँ पर नुकसान काफी ज्यादा हो रहा हो और इस जंग में उनका काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है, इसी वजह से वो पीछे हट गए हों। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर ली उसे कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से अपने कुछ स्पाइस को भेजो क्वान रॉन्ग के अंदर, वहां पर से जल्दी रिपोर्ट लेकर हमारे पास आए और आकर बताएंगे क्वान रॉन्ग के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि ये लोग पीछे हटने पर मजबूर हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 736 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 737 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ू फैन जो होता है वो बीस्ट टाइमिंग सेक्टर को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से वो लंबी जंग खत्म हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हमारा जुनहाई जो होता है वो भी काफी हैरान होता है और कहता है कि 6 महीने से ये फाइट चल रही थी और फाइनली यहाँ पर अब ये वार खत्म हो चुकी है। लगता है कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोगों ने जहाँ पर बीस्ट टाइमिंग सेक्टर को जो पैसा दिया था वो खत्म हो चुका है। बीस्ट टाइमिंग सेक्टर के लोग आप पीछे हटना चाहते हैं, इसी वजह से अब ये फाइट खत्म हो गई है। या फिर ऐसा कहूँ कि मुझे लगता है कि ज़ू फैन की आत्मा ऊपर बैठी हमें देख रही है और ज़ू फैन की आत्मा ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ये सभी लोग पीछे हट गए हैं। मास्टर लैंगवू चेंगू से कहते हैं कि क्लैन हेड, क्या आपको वाकई में लगता है कि बटलर ज़ू फैन की स्पिरिट को यहाँ पर ये सारे का सारा क्रेडिट देना चाहिए? क्योंकि उसकी स्पिरिट अगर ऊपर है भी तो हम लोगों ने भी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो माय जुनहाई उसे कहता है कि हाँ तुमने वाकई में बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन हमारी सिस्टर ने कहा था कि अपने इंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि बटलर ज़ू फैन जो है वो हमारे इंसेस्टर्स की तरह है। बटलर ज़ू फैन हमारे बिग ब्रदर की तरह है, तो वो हमारे इंसेस्टर ही हुए ना। तो हम लोग यहाँ पर बटलर ज़ू फैन को आज के बाद वही रिस्पेक्ट देंगे जो कि हम लोग अपने इंसेस्टर्स को देते हैं। तो सर लैंगवू चेंगू से कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम लोग यहाँ पर जो भी मानना चाहते हो मान सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को मानता हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है। मुझे बीच टाइमिंग सेक्टर के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। साथ ही सर लैंगवू चेंग कहते हैं कि जैसा आपने कहा कि ऊपर उसकी आत्मा बैठी हुई है, अगर वाकई में उसकी कोई आत्मा ऊपर बैठी हुई है ज़ू फैन की, तो वो हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ा एहसान करे और डीमन स्कीमिंग सेक्टर को कंप्लीटली वाइप आउट कर दे, फिर हमारा सारे का सारा मसला ही हल हो जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद जुनहाई भी हंसना शुरू कर देता है, जबकि उन्हें क्या पता कि ज़ू फैन वाकई में ऐसा करने वाला है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट इन डीमन स्कीमिंग सेक्टर के बाहर का दिखाया जाता है कि ज़ू फैन डीमन स्कीमिंग सेक्टर में मास्टर यान से मिलने के लिए पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद अपनी यान एनर्जी के साथ उस बैरियर के ऊपर अटैक करता था ताकि बैरियर को ओपन कर सके, लेकिन बैरियर के ऊपर जो फॉर्मेशन होती है वो चेंज हो चुकी होती है। तो वहां ज़ू फैन कहता है कि ये क्या, लगता है किसी ने फॉर्मेशन को चेंज कर दिया है, इसका मतलब है कि अब सेक्टर के अंदर एंटर होने का तरीका बदल चुका है। लेकिन उन लोगों ने ऐसा किया क्यों होगा? आज यहाँ पर इस तरीका चेंज क्यों हुआ? क्या यहाँ पर किसी ने कोई गद्दारी किया? क्योंकि ये तरीका तो तभी यहाँ पर चेंज किया जाता है जब यहाँ पर गद्दारों की एंट्री को बैन किया जाए, लेकिन मैं तो सेक्टर लीडर हूं, फिर मुझे यहाँ पर एंटर होने से रोकने के लिए इस तरह का मेथड क्यों यूज किया गया है? लगता है कि ये लोग सोचते होंगे कि मैं मर गया हूं, इसी वजह से अपनी सेफ्टी के लिए इन लोगों ने यहाँ पर फॉर्मेशन को चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, ज़ू फैन को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि मास्टर यान मर चुके हैं और जहाँ पर के इसके जितने भी लेबर ऑफिस के लोग थे वो उनमें से ज्यादातर लोग मर चुके हैं और बहुत सारे एल्डर्स भाग कर जा चुके हैं और ज़ू फैन इस वक्त एक गद्दार और मरा हुआ इंसान है। तुम्हारा ज़ू फैन कहता
कहता है कि चलो छोड़ो भी, मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बस अंदर जाऊंगा, मास्टर जान से मिलूंगा और उसके बाद वापस चला जाऊंगा और वापस जाकर अपना काम शुरू करूंगा, जो काम मुझे ड्रैगन गार्ड ने दिया था। तो वहां ज़ूफेन जो होता है मास्टर जान की बातें याद कर रहा था, फिर साथ ही कहता है कि एल्डर जान, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है, इतने महीनों में मैंने आपको इतना मिस किया क्योंकि आप मेरे मास्टर बन चुके हैं और डिसाइपल होने के नाते मैंने आपके पास एक मिनट भी नहीं रुका था। वहां ज़ूफेन जो होता है वो कहता है कि अगर यहाँ पर इन लोगों ने फॉर्मेशन चेंज कर दिया तो इस बात का मतलब ये नहीं है कि मैं अंदर नहीं जा सकता, मेरे पास और भी तरीके हैं। तो ज़ूफेन अपनी पावर्स के साथ वहां पर अपनी फॉर्मेशन को ओपन करता है और इसके साथ अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद ज़ूफेन मास्टर जान को ढूंढना शुरू कर देता है। वो लेबर ऑफिस की उस गुफा में भी जाता है तो गुफा पूरी तरह से खाली होती है। लेबर ऑफिस के उस एरिया में जाता है जहां पर उसके साथी रहते थे, लेकिन वो जगह पूरी तरह से खाली होती है। ज़ूफेन कहता है कि मास्टर जान कहीं पर भी मुझे मिल क्यों नहीं रहे, मैं यहाँ पर किसी को भी देख नहीं पा रहा, यानी कि यहाँ पर जाना पहचाना कोई भी चेहरा दिखाई क्यों नहीं दे रहा, लेबर ऑफिस का कोई एक बंदा भी नहीं है, मेरे इतने डिसाइपल्स उनमें से कोई एक भी यहाँ पर नहीं है, सभी के सभी लेबरर्स और सभी के सभी एल्डर्स कहाँ पर चले गए हैं, वो सभी एल्डर्स जो मेरा साथ देने वाले थे उनमें से भी कोई यहाँ पर नहीं है। तो वहां ज़ूफेन जो होता है जैसी दीवार के पास से गुजरता है तो वहां पर दो एल्डर्स खड़े होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है क्या तुमने सुना है कि बीस्ट टेमिंग सेक्टर के एल्डर्स जो है वो कमीने यहाँ पर अपना वादा पूरा नहीं कर रहे, हमारे सेक्टर लीडर जी वूजा ने उन्हें पूरे 1000 स्पिरिट स्टोन्स दिया था और 1000 स्पिरिट स्टोन्स के साथ उनका काम सिर्फ इतना था, उन्हें टियानजू के पर अटैक करना है और साथ ही लू क्लैन को खत्म करना है। लेकिन वो कमीने लोग अब यहाँ पर अपना वादा पूरा नहीं कर रहे, वो हमारे स्पिरिट स्टोन्स भी ले गए और उसके बाद अब यहाँ पर जी वूजा को काफी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो लोग जो है वो पीछे हट चुके हैं और टियानजू की आर्मी जो अपनी फाइट को जीत चुकी है, जिसकी वजह से इस वक्त मास्टर जी वूजा बहुत ज्यादा गुस्से में है। दूसरा एल्डर उसे कहता है कि हाँ उन लोगों ने हमारे पास से सेक्रेट स्टोन्स लिए थे, 1000 सेक्रेट स्टोन्स उन्होंने ले लिए, बाकी 5000 सेक्रेट स्टोन्स जो थे वो हमने हीवन ट्रेलिंग सेक्टर को दे दिए, तो अब हमारे पास तो बहुत ही कम बचे हैं। ज़ूफेन जितने जीत कर लाया था उनमें से बहुत ही कम हमारे पास स्पिरिट स्टोन्स बचे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा सेक्टर तो बैंकरप्ट हो जाएगा। तो पहला एल्डर उसे कहता है कि जी वूजा इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में और साथ ही मास्टर शी दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि यहाँ पर बीस्ट टेमिंग सेक्टर के उन कमीने लोगों ने हमें धोखा दिया है, स्पिरिट स्टोन्स लेने के बाद काम पूरा नहीं किया। तो दूसरा एल्डर उसे कहता है कि हाँ मैं तो यहाँ पर अभी भी पैलेस के अंदर से सेक्टर लीडर की चिल्लाने की आवाजें सुन रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर गुस्से में कोई ऐसा कदम उठाने वाले हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, हमारे सेक्टर को भी नुकसान पहुंचेगा। तो फर्स्ट एल्डर उसे कहता है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो कुछ भी किया था हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के साथ, उसके बाद फिर से यहाँ पर वही सब कुछ हो गया है, इसका मतलब यह है कि ज़ूफेन के कमाए हुए 10,000 सेक्रेट स्टोन्स तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो वो दोनों भी यहाँ पर बातें कर रहे होता है कि ज़ूफेन जो होता है दोनों की गर्दन पर मारता है, उनको बेहोश करता है और उन्हें उठाकर वहां से जंगल में ले आता है। तो जैसे वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर चलाकर कहते हैं कौन है कमीना जिसने आकर हमारे ऊपर अटैक किया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्टर के एल्डर्स हैं। तो वहां ज़ूफेन उनके सामने आता है और उनसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग एल्डर्स, इसी वजह से तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो वो लोग ज़ूफेन को देखते घबरा जाते हैं और कहता है कि ज़ूफेन तुम जिंदा हो, तुम मरे नहीं। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि हाँ मुझे लगा था कि तुम सभी लोग यही सोच रहे होगे कि मैं मर चुका हूँ और मुझे ये भी लगा था कि यूनिवर्सल राइटियर सेक्टर के कमीने लोगों को तुम लोगों ने मारने के लिए मुझे सुपारी दी थी। फिर साथ ही ज़ूफेन कहता है लेकिन अब जबकि मैं डीमन स्कीमिंग सेक्टर का सेक्टर लीडर हूँ और तुम लोगों का अगर यहाँ पर मेरे मारने के बीच में कोई हाथ नहीं था तो फिर मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा क्योंकि तुम लोग मेरे सेक्टर के एल्डर्स हो। तो वो दोनों की बात सुनने के बाद घबरा जाते हैं और साथ ही उसे कहते हैं कि सेक्टर लीडर ज़ूफेन आप तो आज भी हमारे लिए सेक्टर लीडर हैं, ये सब कुछ हमारा किया धरा नहीं है बल्कि जी वूजा ने किया, जी वूजा का किया धरा है, हमें प्लीज माफ कर दें। ज़ूफेन कहता है कि मुझे फिलहाल के लिए इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस इतना बताओ कि मास्टर जान कहां पर है। आखिर मुझे यहाँ पर कोई फेमिलियर फेस दिखाई क्यों नहीं दे रहा, मास्टर की, मास्टर भाई और मेरे लेबर ऑफिस के सभी साथी कहां पर है, उनमें से कोई भी यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो ये बात सुनते ही वो दोनों जो होते हैं वहीं पर खामोश हो जाते हैं, उन दोनों की घबराहट के मारे पसीने छूट रहे होते हैं। ज़ूफेन कहता है क्या हो गया, तो अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारा सेक्टर लीडर हूं और मैं तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन अभी तुम अपना मुंह नहीं खोल रहे, लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर मरना चाहते हो और मैं तुम्हारे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाकर तुम दोनों को मार डालता हूं। तो वो एल्डर से कहता है प्लीज प्लीज सर हमें माफ कर दें, हम आपको हर एक बात बताएंगे यहाँ पर क्या हुआ था, जब आपके ऊपर अटैक हुआ था उसके बाद यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया है, आपको शायद इस बारे में पता नहीं है, हम आपको सब कुछ बताते हैं। ये सब कुछ मास्टर शी और मास्टर जी वूजा उन दोनों का किया धरा है। तो ज़ूफेन जैसी वहां पर उनकी बात सुनता है कि मास्टर जान मर चुके हैं, इसी के साथ ही ज़ूफेन कहता है कि क्या तुम लोगों ने अभी भी यहाँ पर ये कहा कि मास्टर जान मर चुके हैं। तो वो कहता है जी सर मास्टर जान और बाकी के काफी सारे एल्डर्स मर चुके हैं। तो ज़ूफेन उनसे कहता है कि बस करो बहुत हो गया, जबकि एक एल्डर जो होता है अभी भी चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा होता है कि सर ये हमारी गलती नहीं है, हम सब इस सब में शामिल नहीं थे, जी वूजा और वेनरेबल शी का ये प्लान था, हम तो बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। तो ज़ूफेन इतना गुस्सा हो जाता है कि वहां पर चिल्लाकर कहता है कि मैंने कहा कि अपनी बकवास बंद करो। और जैसे ज़ूफेन अपनी वहां पर पर्पल थंडर को रिलीज करता है तो लड़के की बॉडी जो होती है, उस एल्डर की बॉडी जो होती है वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। उनमें से एक एल्डर को हमारा ज़ूफेन गुस्से में ही मार डालता है। तो यहां पर हमारी एपिसोड 737 का एंड हो जाता है।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 738 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि वहां ज़ूफेन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और एक एल्डर को तो वहां पर गुस्से में मार डालता है, जबकि दूसरा एल्डर घबरा जाता है और अपना सर वहां पर ग्राउंड के ऊपर मारता है और कहता है प्लीज प्लीज सेक्टर लीडर ज़ूफेन मुझे मत मारे, मुझे छोड़ दें, हम लोग गद्दार नहीं, हमने तो बस यहाँ पर जी वूजा के ऑर्डर्स को फॉलो किया था। तो ज़ूफेन आगे बढ़ता है, उसे गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर सेक्टर लीडर क्यों बना था? सेक्टर लीडर मैं सिर्फ इसलिए बना था क्योंकि मास्टर जान ने मुझसे कहा था, मास्टर जान के कहने के ऊपर मैं यहाँ पर एक अच्छा इंसान बन गया था, तुम सभी लोगों के लिए सेक्टर लीडर बना था। लेकिन तुम लोगों ने बदले में क्या किया? जबकि मास्टर जान ही मर चुके हैं तो फिर मैं यहाँ पर सेक्टर लीडर बनकर तुम सभी लोगों की परवाह क्यों करूं? मुझे इस दुनिया में किसी इंसान की कोई परवाह नहीं है, मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को जिंदा क्यों छोड़ूं? और इसी के साथ ही ज़ूफेन जो होता है अपनी डार्क एनर्जी के साथ उसके ऊपर भी अटैक करता है और उसको भी वहां पर मार डालता है, उसकी सारी की सारी एनर्जी को सोख लेता है। तो ज़ूफेन कहता है कि जी वूजा ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मास्टर जान को मारकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ज़ूफेन गुस्से के साथ अब यहाँ पर जी वूजा के पैलेस की तरफ आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ दिखाता है कि वूजा बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं जब उसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि बीच टेमिंग सेक्टर के लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया, वो यहाँ पर टियानजू के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो वेनरेबल शी उसे कहते हैं कि तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती कि अचानक से उन लोगों ने अपनी डील से पीछे हटने का फैसला क्यों कर लिया? मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो पीछे हटे हैं, वरना 1000 सेक्रेट स्टोन्स लेने के बाद वो पीछे नहीं हटते। तो जी वूजा उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर उनके बारे में क्या ही सोचूं, वो कमीने बेवकूफ लोग, वो सिर्फ बीस को टेम करना जानते हैं, इसके अलावा उनके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे 1000 सेक्रेट स्टोन्स लेने के बाद उन्हें क्या लगता है कि वो भागकर जा सकते हैं, और मैं ऊपर से उनको मैसेज भिजवा रहा हूं, लेकिन उनके मेन एल्डर यानी कि उनका जो पैट्रियार्च है वो भी आगे से कोई जवाब नहीं दे रहा, उनके एल्डर्स में से कोई भी यहां पर जवाब नहीं दे रहा। इसका मतलब यह है कि वो कमीने मेरे सेक्रेट स्टोन्स लेकर भाग चुके हैं। मिस्टिकल हीवन सेक्टर के लोगों को 1000 स्पिरिट स्टोन्स दिए, हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के लोगों को 5000 स्पिरिट स्टोन्स दिए, बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोगों को 1000 स्पिरिट स्टोन्स दिए। अब यहाँ पर हमारे पास बचा क्या है? 10,000 स्पिरिट स्टोन्स तो टोटल ज़ूफेन जीत कर लाया था, हमारे पास तो बहुत ही कम स्पिरिट स्टोन्स बचे हैं। तो वेनरेबल शीव्स की बात सुनने के बाद कहते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारी कुर्सी तो बची है, अपनी कुर्सी के ऊपर बैठो ना और बैठकर यहाँ पर एक सेक्टर लीडर बनकर इनके ऊपर राज करो। डीमन स्कीमिंग सेक्टर तो तुम्हारा ही है ना, अगर तुम यहाँ पर ऐसा नहीं करते, अगर तुम यहाँ पर अपनी लालच के मारे नहीं ये सब कुछ करते तो अभी तो हमारा सेक्टर जो है वो तरक्की कर रहा होता। तो ये बात सुनने के बाद जी वूजा उसे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम इसका इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो कि ये सब कुछ मैंने किया है? तो वेनरेबल शीव से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे पर इल्जाम तो नहीं लगा रहा, बस तुम्हें यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ कि तुमने यहाँ पर ये सब कुछ गद्दी हासिल करने के लिए किया, तुम्हें यहाँ पर ये कुर्सी चाहिए थी, इस कुर्सी के लिए तुमने यहाँ पर सब कुछ किया, और उसके बाद क्या हुआ? हमारे पास जो स्पिरिट स्टोन जो ज़ूफेन लेकर आया हुआ था वो सारे के सारे स्पिरिट स्टोन्स भी हमारे पास से जाते रहे हैं। स्पिरिट स्टोन्स की मदद से हम लोग यहाँ पर एक ना एक दिन टॉप 3 सेक्टर्स में पहुंच जाते हैं। इतने स्पिरिट स्टोन्स के साथ हमारा सेक्टर अगले 100 साल में जब दोबारा डबल ड्रैगन गैदरिंग होती तब तक हमारा सेक्टर बहुत ज्यादा राइज कर चुका होता। लेकिन तुमने यहाँ पर बेवकूफी की, तुमने सिर्फ एक गद्दी के लिए, कुर्सी के लिए ज़ूफेन के साथ फाइट मोल ली, ज़ूफेन को यहाँ से निकाल दिया, एल्डर को मार डाला, अपने बहुत सारे एल्डर्स को मारकर नुकसान किया, अपने लोगों को गद्दार बना दिया, और साथ ही यहाँ पर दूसरे सेक्टर से मदद मांग मांग कर तुमने अपना ये हाल कर लिया। इस वक्त तो हमारी हालत यहाँ पर फकीरू जैसी हो चुकी है, हम लोग यहाँ पर दूसरों के रहमो करम पर जीने वाले बन चुके हैं। यानी कि बहुत ही जल्दी दूसरे सेक्टर्स को जब पता चलेगा कि हमारे पास सेक्रेट स्टोन्स भी नहीं है, हमारे पास एल्डर्स की कमी है, तो वो तो हमें कच्चा खा जाएंगे। ये सब कुछ तुम्हारी तो गलती है, अगर तुम यहाँ पर ज़ूफेन के साथ वो सब कुछ नहीं करते, ज़ूफेन को सेक्टर लीडर बने रहने देते, तो हम सभी लोग यहाँ पर वेनरेबल्स बनकर भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते थे, हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते थे, हमारा सेक्टर राइज करता तो हमें भी यहाँ पर ज्यादा पावर और ज्यादा पैसा मिलता। लेकिन तुमने गद्दी के लिए, कुर्सी के लिए यहाँ पर ये सब कुछ किया, अपने सेक्टर को उस लेवल के ऊपर लेकर आ गए जहाँ पर हमारी हालत वाकई में भिख मंगू जैसी हो चुकी है। ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है। तो जी वूजा उसे कहता है कि हाँ, तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि ये सब कुछ मैंने अकेले ने किया है। मैंने अकेले तो बिल्कुल भी नहीं किया। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ज़ूफेन मुझसे बेहतर सेक्टर लीडर बन सकता था? तो मास्टर शीव से कहता है कि नहीं, मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कम से कम हमारे पास हमारी सीट तो है, डीमन स्कीमिंग सेक्टर की सीट तो हम दोनों के पास है। मैं अभी भी यहाँ पर फर्स्ट एल्डर हूँ और तुम अभी भी यहाँ पर सेक्टर लीडर हो, फिर चाहे सेक्टर की हालत कैसी क्यों ना हो, सेक्टर के सभी लोग मारे क्यों ना जाएं, लेकिन हमारे पास हमारी सीटें तो हैं, हमारे पास बस गद्दी होनी चाहिए। हमने सेक्रेट स्टोन्स को खो दिया, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास हमारी गद्दी तो है। तो जी वूजा उसकी बात सुनने के बाद फिर से खुश हो जाता है और उसे कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, कम से कम मेरे पास हमारी गद्दी तो है। ये सेक्टर हमेशा से मेरा था और मेरा ही रहेगा। डीमन स्कीमिंग सेक्टर का मास्टर मैं हूं और मैं ही रहूंगा। तो चाहे मेरे पास यहाँ पर कुछ भी ना हो, चाहे सेक्टर के सभी लोग मारे क्यों ना जाए, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो सभी लोग भूख से मरे या फिर दूसरे लोगों के हाथ से मरे, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और वो साथ ही पागलों की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जबकि मास्टर शी वहां पर सोच रहे होते हैं कि इस जैसा बेवकूफ इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सिर्फ अपनी एक गद्दी को
बचाने के लिए इसने अपने सेक्टर को उस लेवल पर पहुंचा दिया है जहां पर हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, और उसके बावजूद अपनी लालच के चलते इसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा कि हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोग भूख से मरना शुरू कर देंगे अगर ऐसे ही चलता रहा। तो मास्टर जान इस बंदे के बारे में बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने कहा था कि ये लड़का जहां पर इस गद्दी के पर बैठने के लायक नहीं है, इसी वजह से तो उन्होंने जहां पर ज़ूफैन को गद्दी के पर बिठाने का फैसला किया था। मास्टर जान हमेशा इसके बारे में यही कहते थे, लेकिन खैर मेरे लिए तो यहाँ पर ये अच्छी बात है कि पूरे सेक्टर का एक सेक्टर लीडर मेरे कंट्रोल में, मेरी कठपुतली बना हुआ है। जब किसी के साथ उन्हें बाहर से आवाज आती है, ज़ूफैन वहां पर आने के बाद कहता है कि देखो तो जरा तुम लोग यहाँ पर कितने ज्यादा घटिया लोग हो। मास्टर जान ने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाया था, इसके बावजूद तुमने मास्टर जान से कुछ भी नहीं सीखा। तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो जिसने यहाँ पर सेक्टर की ये हालत कर दी। तुमने सेक्टर का बेड़ा करके रख दिया, और ऊपर से तुम यहाँ पर खुश हो रहे हो कि तुम सेक्टर को चला रहे हो और तुम अभी भी सेक्टर के सेक्टर लीडर हो। मास्टर जान की आत्मा ऊपर बैठी से सब कुछ देख रही होगी और खून के आंसू रो रही होगी। तो सेक्टर लीडर जी वूजा चलाकर उसे कहता है कौन है जहां पर जो यहाँ पर सेक्टर लीडर की इंसल्ट कर रहा है, जल्दी से बाहर निकलो। तो ज़ूफैन निकल कर आता है और उसे कहता है कि काफी अरसे के बाद वापिस आया हूँ, तो क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे वेलकम नहीं करोगे, क्या तुम अपने सेक्टर लीडर को वेलकम नहीं करोगे। तो मास्टर शी जो होता है वो तो उसे देखते घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ज़ूफैन जो तो अभी तक जिंदा है। तो ज़ूफैन कहता है कि हाँ मैं तो अभी तक जिंदा हूँ, लेकिन तुम लोग बहुत ही जल्दी मरने वाले, तुम में से कोई यहाँ पर जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पर बदला लेने के लिए आया हूँ। मेरे मास्टर को जिसने जिसने मारा है उन सभी लोगों को एक एक करके मैं ढूंढ कर मारने वाला हूँ, क्योंकि अपने मास्टर का बदला लिए बिना मैं कैसे मर सकता हूँ। तो जी वूजा कहता है कि तुम हमें मारने के लिए आए हो, तुम अकेले यहाँ पर हमें मारने के लिए आए हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार पाओगे? तुम तो अभी तक एथीरियल स्टेज में भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए, और मैं इस वक्त अपनी एथीरियल स्टेज के 9th लेवल पर हूँ। तो ज़ूफैन उसकी बात सुनने के बाद तेजी के साथ उसके पास पहुंच जाता है। उसके पास जाने के बाद अपनी क्लिन की आर्म को यूज करते हुए उसके पीछे पंच मारता है। तो ज़ूफैन जानबूझकर अपने पंच को मिस करता है उसे अपनी पावर्स दिखाने के लिए, और साथ ही ज़ूफैन के बारे में जी वूजा कहता है कि ये क्या तुमने एथीरियल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया। तो हमें भी नहीं पता था कि ज़ूफैन ने वाकई में ब्रेक थ्रू कर लिया या नहीं, लेकिन ज़ूफैन इस वक्त एथीरियल स्टेज के फर्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। तो जी वूजा जल्दी से जंप करते पीछे हटता है। जैसे वो पीछे हटता है तो ज़ूफैन के पंच का प्रेशर इतना था कि पीछे हटने के बाद उसके कपड़े फट जाते हैं, उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, और कहता है एक सिंगल पंच का प्रेशर इतना कैसे हो सकता है। तो ज़ूफैन उसे कहता है कि मैंने जानबूझकर इस पंच को अवॉइड किया, मैं चाहता तो एक ही पंच के साथ तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकता था, लेकिन मैं तुम्हें टॉर्चर करके मारने वाला हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने अभी पहले इस बात को साबित करूंगा कि मास्टर जान मुझे तुमसे बेहतर क्यों समझते थे, और हम दोनों ही मास्टर जान के डिसाइपल है, लेकिन मास्टर जान ने तुम्हारी जगह के ऊपर मुझे क्यों चुना, क्योंकि तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम मेरे जूते भी चाट सको, और अभी मैं जहां पर थोड़ी देर में तुम्हें साबित करूंगा कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 738 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ज़ूफैन कैसे इस बात को साबित करके दिखाएगा जी वूजा को कि वो उससे बेहतर है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 739 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ज़ूफैन जो होता है अपनी पावर्स का शो ऑफ करवाता है जी वूजा के सामने और उसे दिखाता है कि वो क्या कर सकता है। तो इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जबकि वेनरेबल शिव से कहते हैं कि मैं अभी जाकर मदद बुलाकर लाता हूँ, तुम यहीं पर रुको और इसे रोक कर रखो, तब तक मैं जाकर मदद लेकर आता हूँ मैं, क्योंकि हम लोग इसे अकेले नहीं हरा पाएंगे। और जी मास्टर शी जो होते हैं वहां से भाग जाते हैं। तो जी वूजा कहता है कमीना कहीं का, ये तो पहली जहां पर से डर कर निकल गया, जबकि ज़ूफैन उसे घूर घूर कर देख रहा होता है और वो मास्टर शी के पीछे बाद में जाएगा। ज़ूफैन उसे कहता है कि हम दोनों मास्टर जान के डिसाइपल्स हैं, और मुझे लगता है कि मास्टर जान की आत्मा इस वक्त ऊपर से ये सब कुछ देख रही होगी कि हम दोनों यहाँ पर फाइट करने वाले हैं, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर फाइट करेंगे और एक दूसरे के साथ फाइट करके इस बात को साबित करेंगे और मास्टर की आत्मा को ये दिखाएंगे कि हम में से कौन यहाँ पर बेहतर है, क्योंकि मास्टर मुझे सही समझते थे और तुम्हें गलत समझते थे, और अब यहाँ पर ये बात साबित होगी कि तुम वाकई में गलत थे। तो मास्टर जान उसे जी वूजा उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, हाँ मैं यहाँ पर मास्टर के सामने ये बात साबित करने को तैयार हूं कि मैं सही था और मास्टर गलत थे। ज़ूफैन तुम यहाँ पर मुझसे फाइट नहीं कर सकते हो, ना ही तुम मुझसे जीत सकते हो, क्योंकि मास्टर को गलत फहमी थी कि तुम मुझसे बेहतर हो। तो ज़ूफैन कहता है कि ये तो यहाँ पर फैक्ट्स ही बताएंगे कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर बेहतर है, और मैं तुम्हें ये बात फैक्ट्स के साथ समझाने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही ज़ूफैन जो होता है वो सोच रहा होता है कि मास्टर यहाँ प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन आज आपके इस कातिल को मैं नहीं छोड़ूंगा, जिसने आपकी जान ली है मैं इसको मार डालूंगा। तो जी वूजा इसी के साथ ही फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, और साथ ही वो कहता है कि मास्टर जान क्या वाकई में तुम्हारी आत्मा ऊपर से ये सब कुछ देख रही है, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे इस दूसरे डिसाइपल को भी तुम्हारे पास भेजने वाला हूं, मैं आज तुम्हें ये बात साबित करूंगा कि मैं यहाँ पर लीडर बनने के लिए परफेक्ट हूँ। ये लड़का कभी भी एक लीडर बनने के लिए परफेक्ट नहीं था, और तुमने यहाँ पर फैसला लेने में बहुत बड़ी गलती की थी। और इसी के साथ ही मास्टर जान जो होते हैं वहां पर अपनी क्वासी अर्थ रैंक की मार्शल आर्ट्स को रिलीज करते हैं, जिसका नाम ड्रैगन क्रशिंग फ्लड होता है। वो एक बहुत ही खास किस्म की टेक्निक होती है जिसके अंदर से 3 फ्लडिंग ड्रैगन्स निकलते हैं, और तीनों फ्लडिंग ड्रैगन बड़ी तेजी के साथ ज़ूफैन की तरफ आगे बढ़ते हैं और जाकर ज़ूफैन के साथ टकराते हैं।
वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है, इतना पावरफुल धमाका की एनर्जी जो होती है ऊपर की तरफ जाते हुए साफ दिखाई देती है, एक बड़ा सा एनर्जी का पिलर बन जाता है। जी वूजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मैंने यहाँ पर अपनी क्वासी अर्थ रैंक की मार्शल आर्ट्स के साथ ज़ूफेन को मार डाला है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो मार्शल आर्ट्स है वाकई में पावरफुल टेक्निक है। वो कह रहा होता है कि यहाँ पर ये टेक्निक अगर मैं किसी हारमोनी राम के मास्टर के सामने भी रिलीज करता तो वो भी इस टेक्निक के अंदर बुरी तरह जख्मी हो जाता, और तुम तो अभी भी यहाँ पर एथेरियल स्टेज में ब्रेक थ्रू किया है, तुम इस टेक्निक के अंदर से नहीं बच पाओगे। और साथ ही वो कहता है कि मास्टर की आत्मा, क्या तुम देख पा रहे हो, क्या तुम देख पा रहे हो, मैंने जहाँ पर तुम्हारे दूसरे डिसाइपल को मार डाला है, मैं उससे बेहतर हूँ, मैं हर लिहाज से उससे बेहतर हूँ। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ पर मैंने अभी भी ब्रेक थ्रू किया है तो फिर मैं जहाँ पर कमजोर हूँ, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है। और इसी के साथ ही मां ज़ूफेन जो होता है वहां पर उसकी टेक्निक के अंदर से बाहर निकल आता है, सिर्फ और सिर्फ उसके कपड़े फटते हैं, बाकी उसकी बॉडी के ऊपर जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता। तो इस बात से जी वूजा भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, इस लड़के ने अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं किया, ना ही किसी एनर्जी बैरियर को यूज किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी के साथ इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, जिस टेक्निक के अंदर हारमोनी राम का मास्टर भी जख्मी हो जाए। आखिर इस लड़के ने अपनी बॉडी के साथ क्या किया, इसकी बॉडी इतनी पावरफुल कैसे हो चुकी है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्गर बना सकते हो, लेकिन तुम्हारी सोल स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकती। तुम्हें अभी यहाँ पर अपनी सोल बनाए हुए सिर्फ 5 साल हुए हैं, जबकि मुझे अपनी सोल बनाए हुए 50 साल हो चुके हैं, और मेरी सोल तुम्हारी सोल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और फिर साथ ही वो अपने फ्लड ड्रैगन को रिलीज करता है जो कि उसकी सोल होती है, और उसके साथ मां ज़ूफेन के ऊपर अटैक करता है, जबकि मां ज़ूफेन जो होता है वो उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर सालों का डिफरेंस जो है वो काउंट हो सकता है। और इसी के साथ ही मां ज़ूफेन के पास से उसका जो किलिंग होता है वो निकलता है, और किलिंग के ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ अपने पंच के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, और एक पंच के साथ ही उसका जो फ्लडिंग ड्रैगन होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो मां ज़ूफेन उसे कहता है कि तुम तो एक बहुत ही बेवकूफ इंसान हो, मैंने 5 साल पहले अपनी सोल बनाई, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सोल कमजोर है, मेरी हीवनली ड्रैगन सोल तुम्हारी सोल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, उसे खुद यहाँ पर बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं है कि तुम्हारे इस छोटे से कीड़े ड्रैगन को मसलने के लिए। ज़ूफेन उसे कहता है कि जी वूजा, क्या अब तुम्हें समझ जा रही है कि तुम मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी औकात ही क्या है। तो जी वूजा इस बात से और भी गुस्सा हो जाते हैं, और साथ ही वो मास्टर यान की बातों को याद करते हैं कि मास्टर यान ने उसे क्या कुछ कहा था। उसने कहा था कि ज़ूफेन तुमसे बेहतर है, तुम कभी भी असली डाव को हासिल नहीं कर सकते क्योंकि तुम लालच में पड़ चुके हो। लेकिन ये बातें याद करने के बाद जी वूजा और भी गुस्सा हो जाते हैं, अपनी तलवार निकालते हैं और कहते हैं अगर यहाँ पर ऐसी बात है तो फिर मैं अपनी तलवार के साथ तुम्हें खत्म करूंगा। तो वो एक हाई ग्रेड के वेपन को लेकर बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम यहाँ पर जो मर्जी कर लो, लेकिन अब तुम नहीं बच पाओगे। और ज़ूफेन के ऊपर वो आकर स्ट्राइक लगाता है तो उसकी तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है, तो उसका 8th ग्रेड का वेपन भी वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, और इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो मां ज़ूफेन ने अपनी तलवार निकाली होती है, और ज़ूफेन उसे कहता है कि अगर यहाँ पर देखा जाए हमारी पावर को, हमारी फिजिकल पावर को, अगर यहाँ पर देखा जाए हमारी सोल पावर को, अगर देखा जाए हमारे आर्टिफैक्ट्स और वेपन्स को, तो हर लिहाज से मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे जीतने के चांसेस 0 हैं। तुम चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन तुम फाइट को जीत नहीं सकते, तुम पहले इस फाइट को हार चुके हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 39 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा ज़ूफेन जी वूजा को किस तरह से मारने वाला है, और क्या वो पूरे के पूरे डीमन स्कीमिंग सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा।